ये ज़रा लाइट से ज़रा ऑफ कर दें, ज़रा ये एक दो, ये फ्रंट वाले ये पीछे से ऑफ होंगे। मौसम ये देख लीजिएगा। ओके। ओके। ठीक। और पेन। ठीक। ओके जी। लैब नंबर 9 से आज हम काम स्टार्ट करेंगे। और लैब 9 जो है, इसमें आप रिकर्जन रिकर्जन जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए लैब 9 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो रिकर्जन जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब भी ये आंखों के सामने आता है तो स्टूडेंट्स की सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाती है। सच सच बताओ, किस किस की सूरत हाल ऐसे हो जाती है जब भी रिकर्जन का लफ्ज़ या जब भी रिकर्सिव प्रोग्राम जो है वो सामने आ जाता है? सच सच बता रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। यूएसए की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन, CMU। ये दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस में। वहाँ पे एक सर्वे किया गया है कोर्स के दौरान। स्टूडेंट से एक फीडबैक लिया गया कि आपको, उनसे पूछा गया कि आपको सबसे मुश्किल टॉपिक प्रोग्रामिंग में क्या लगता है। तो नंबर 1 जो टॉपिक था, सर फहरिस्त जो टॉपिक था, वो था रिकर्जन। तो इसमें ऐसा ऐसी बात नहीं है कि इसमें से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे हैं। अमेरिकन स्टूडेंट्स, इसी तरह जो वेस्टर्न सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, जो भी आप, कोई भी मुल्क आप ले लें, सबसे मुश्किल टॉपिक प्रोग्रामिंग में या CS में रिकर्जन है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ यूज़फुल टिप्स हैं, कुछ यूज़फुल एडवाइस है, कुछ यूज़फुल रिकमेंडेशन सजेशंस हैं, जिनको फॉलो करके आप मोस्ट ऑफ द रिकर्सिव प्रोग्राम्स लिख सकते हो। मोस्ट, ठीक है, 90% या चलो 85% कर लो। 85% रिकर्सिव प्रोग्राम्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूले बताऊंगा कि 80 to 85% या चलो मैक्सिमम 90% रिकर्सिव नेचर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप टैकल कर सकते हो रिकर्सिव कोड लिख के या रिकर्सिव प्रोग्राम लिख के। ठीक है। 100% मैं गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा और सोचना पड़ता है। लेकिन जो मैं आज फार्मूला बताऊंगा, इससे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 80 to 85% या चलो 90% मैक्सिमम आप हर तरह के जो 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 रिकर्सिव नेचर के प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कोड कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। चाहे C लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, कोई भी लैंग्वेज हो, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट हर जगह जो है वो सेम है। ठीक है जी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को आज रिकर्जन की जो है अच्छी तरह समझ आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी आज के लेक्चर के बाद। इस तरह की सिचुएशन आज के लैब के बाद नहीं बनेगी। ओके जी। एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट में 4 इंटीजर्स हैं और 4 इंटीजर्स का सम मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है। इन 4 इंटीजर्स का मैं क्या करना चाहता हूँ? सम फाइंड करना चाहता हूँ और मैं इसको रिकर्जन से सॉल्व करना चाहता हूँ। सो देर आर सम स्टेप्स विच यू शुड फॉलो। स्टेप नंबर 1, वो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 एलिमेंट्स हैं। उस ओरिजिनल प्रॉब्लम का आप आप सोच के बताओ, आप लोग सोच के, अभी सोच के बताओ कि उस ओरिजिनल प्रॉब्लम का सिंपलेस्ट शक्ल क्या हो सकती है। एक लिस्ट है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट वाली लिस्ट की सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट कहना तो वैसे एक बेवकूफ़ी है। वैसे मैं आपको ज़रा एक आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। सिंपलेस्ट वर्जन क्या हो सकती है, सिंपलेस्ट शक्ल क्या हो सकती है 4 एलिमेंट वाली लिस्ट की? क्या हो सकती है? दुआ आप बताएं। नहीं नहीं, सब ना निकालना, सिर्फ लिस्ट, एक लिस्ट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? लिस्ट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, एक ऐसी लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट हो। ठीक है ना? एक 4 एलिमेंट वाली लिस्ट जो है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सबसे सिंपलेस्ट शक्ल क्या हो सकती है? एक ऐसी लिस्ट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। उससे भी अगर आप ज़्यादा सिंपल करें तो एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। लेकिन मैं वहाँ तक जाने को आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, वरना कोड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो लिस्ट जो है, इस वाली लिस्ट
इस वाले प्रॉब्लम का सबसे सबसे सिंपल या सिंपलेस्ट जो वर्जन है, सिंपलेस्ट जो शक्ल है वो क्या है? एक ऐसी लिस्ट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका जवाब लिख रहा हूँ यहाँ पे, a list with only one element, a list with only one element। ठीक है जी। तो से फॉर एग्जांपल वो जो लिस्ट है टू है, एक एक लिस्ट है ना, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है टू, दैट्स इट। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो ये है, दिस इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दैट प्रॉब्लम, सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दैट प्रॉब्लम। एक और बात, एक और वर्ड का इजाफा करो यहाँ पे, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड सिमिलर, सिमिलर वर्जन होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर का क्या मतलब है ये देखो, सब लोग अभी बाद में नोट करो, पहले ये देखो, ये जो ओरिजिनल जो लिस्ट है ये भी एक लिस्ट है, और जो ये जो सिंपलेस्ट शक्ल में जो आपके पास ये चीज़ आई है ये भी एक लिस्ट है। तो सिंपलेस्ट चीज़ भी एक लिस्ट है, जो ओरिजिनल चीज़ है वो भी एक लिस्ट है, बोथ आर सिमिलर, वो भी लिस्ट है वो भी लिस्ट है, सिमिलर है। बस फ़र्क क्या है, जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें सिर्फ चार एलिमेंट्स हैं, जो 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 सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट है, बस ये फ़र्क है। सिमिलर का मतलब जान चुके हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं है ना कि ये लिस्ट है और ये डिक्शनरी है, ऐसा तो नहीं है ना, या ये लिस्ट है और ये स्ट्रिंग है, ऐसा तो नहीं है ना। और दूसरी चीज़ क्या सिमिलर है दोनों लिस्टों में, वो भी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, ये भी लिस्ट ऑफ इंटीजर है, बेशक इसमें एक इंटीजर लेकिन इंटीजर है इसके अंदर। ठीक है, सो स्टेप नंबर वन, जब भी आपने स्टेप नंबर वन सॉल्व करना है, आपने सोचना है कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसका सबसे सिंपल शक्ल, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट वर्जन, VERSION वर्जन क्या हो सकता है। तो इस केस में आपने जवाब दे दिया, वो क्या, एक लिस्ट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, एक इंटीजर हो, दैट्स इट। ठीक है जी, स्टेप नंबर वन ख़त्म, इसको टिक कर दें आप ऐसे, स्टेप नंबर वन जो है वो हो चुका। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये देखें टू आ गया, ये सिंपलेस्ट वर्जन है टू। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब आपने सोचना है कि जो जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है जो आपके पास आ गया है, जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आपके पास आ गया है, जो सिंपलेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम आपके पास आ गया है, उसका सोल्यूशन क्या है। सो रिमेंबर, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फोर एलिमेंट लिस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम में भी उस वाले जो वो वाला जो क्वेश्चन है वो आपने आपसे पूछो, अगर लिस्ट में एक एलिमेंट हो तो और इसका सम फाइंड करना, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द सम, वही एलिमेंट। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट है लिस्ट के अंदर और मैं आपसे कहूँ उसका सम फाइंड करके बताओ, तो आंसर वही आएगा ना, वही नंबर आएगा जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है ना सबको? तो सब, तो स्टेप नंबर टू में आपने क्या करना है, तो सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपने डिटरमिन करना है, उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा द एलिमेंट itself, द ओनली एलिमेंट, एक ही वही एक एलिमेंट है जो लिस्ट में मौजूद है, वो बजाते खुद क्या है, सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि एक लिस्ट है जिसमें सिर्फ टू है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीजर और इंटीजर्स प्रेजेंट इन दिस वन एलिमेंट लिस्ट, तो आंसर क्या आएगा, टू आएगा। अगर टू की जगह पे कोई एम होता है, एम एम आएगा, या एन है तो एन आएगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना। ये वाला ये जो दो अल्फाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इमीडिएटली नोन होना चाहिए। इमीडिएटली नोन का क्या मतलब है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा कि एक लिस्ट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो आपने फटाफट जवाब दिया कि वो वही एलिमेंट होगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं ना करनी पड़ी आपको, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना पड़ा। बस आपने कहा फटाफट, आपने जहन में सोचा कि एक ही एलिमेंट है, वही एलिमेंट उसका सम होगा। तो द सोल्यूशन मस्ट बी इमीडिएटली नोन, ये भी एक शर्त है रिकर्जन करने के लिए, इट मस्ट बी इमीडिएटली नोन। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम हो और उसका सोल्यूशन भी सिंपल हो, इमीडिएटली नोन हो। ठीक है, तो
कंप्यूटर साइंस में जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है रिकर्जन के केस में, जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहते हैं, बेस केस कहते हैं। ये यहाँ पे आपने बेस केस लिख दिया, बेस केस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? अभी बहुत सारी बातें अभी आपको समझ नहीं आ रही, आप पूछ रहे होंगे अपने आप से कि स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम क्यों हम उस पर क्यों गौर कर रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशन जो है वो क्यों हम फाइंड कर रहे हैं। अभी वेट करो, बी पेशेंट। जब ये सारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये सारे जो पज़ल अप हुआ है, ये पज़ल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एक पज़ल है और उस पज़ल के अंदर मैं वो पीसेस जो है वो डालने जा रहा हूँ। तो सारे पीसेस जब आ जाएंगे उसके अंदर तो आप पज़ल जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब जो जो मैं कह रहा हूँ गौर से बस सुनते जाओ उसको। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, ये स्टेप नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया और वो आंसर मैंने लिख दिया। अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है ये स्लाइड्स, तो आप स्लाइड्स के ऊपर लिख सकते हैं, एरो डाल के वहाँ पे लिख सकते हैं द ओनली एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है जी, किस किस के पास है स्लाइड्स हार्ड फॉर्म में? हार्ड फॉर्म में किसी के पास नहीं है? देख लो, ये हालात है आप लोगों के। नहीं, अब मैसेज, हर बात पे मैसेज करना शुरू कर दो। यहाँ से जवाब आया कि आपने मैसेज नहीं किया इसलिए जो है हम स्लाइड्स नहीं लेकर आए। तो फिर ठीक है, जब आप लोगों ने वॉशरूम जाना हो मैसेज कर दिया करो, इजाज़त लो, सर मैं आई गो टू वॉशरूम, सर मैं आई गो टू यूनिवर्सिटी, सर मैं आई गो टू होम नाउ। ठीक है, जब स्लाइड्स पे आप ये अप्लाई कर रहे हो तो फिर हर बात पे अप्लाई करो। स्टेप नंबर 3, फिगर आउट द वे टू रीच बेस केस। यानी ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इस ओरिजिनल प्रॉब्लम से सिंपलेस्ट प्रॉब्लम तक कैसे आऊं, ये आपने सोचना है। तो बताओ, एक एलिमेंट, एक लिस्ट है उसमें 4 एलिमेंट्स है और मैं एक ऐसी लिस्ट पे पहुंचना चाहता हूं जिसमें एक एलिमेंट हो, क्या करूं? बाकी 3 को रिमूव कर दूं। ठीक है, सिंपल। 4 एलिमेंट लिस्ट में से क्या करूं, एक एक करके एक एक एलिमेंट को निकालता चले जाओ। पहले 4 को निकालो, फिर 1 को निकालो, फिर 3 को निकालो, एट द एंड आप 2 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो, जवाब इसका लिख दो, रिमूव 1 एलिमेंट एट अ टाइम, रिमूव 1 एलिमेंट एट ए टाइम। ठीक है, रिमूव 1 एलिमेंट एट अ टाइम। ये स्टेप नंबर 3 भी हो गया। ठीक है जी, आपका ध्यान कहाँ पे है? मुझे पता चल रहा है आपका ध्यान कहाँ पे है। मैं उससे पूछ रहा हूँ, ये आप पीछे देख रहे हैं, मैं उससे पूछ रहा हूँ, आप पीछे देख रहे हैं। ओके जी, स्टेप नंबर 3 भी हो गया। स्टेप नंबर 4, वही ओरिजिनल प्रॉब्लम है आपके पास 4132। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस 4132 को रिड्यूस करना है स्मॉलर प्रॉब्लम में। स्मॉलर, नॉट स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट में फ़र्क पता है ना आपको? ठीक है, अगर नहीं पता आपको, ये यहाँ से निकलें, यहाँ से इस एंट्रेंस से निकलें, पास ही स्टूडेंट सर्विस सेंटर है बॉयज़ का, उसके साथ ही एक ग्राउंड है क्रिकेट का। क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही एनेक्सी में वो एक मशहूर व मारूफ दुकान है जहाँ से पंगा शेक, पंगा जूस मिलता है, और उसके बिल्कुल सामने जो एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन ले लो और स्मॉलर और स्मॉलेस्ट में फ़र्क जो है वो सीख के आओ। ठीक है, तो यहाँ स्टेप नंबर 4 में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो जो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करो स्मॉलर स्मॉलर प्रॉब्लम में। कैसे? कैसे? उसका जवाब स्टेप नंबर 3 में है। वो स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा है आपने, रिमूव 1 एलिमेंट। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम से एक एलिमेंट निकालो, एक एलिमेंट निकालो और स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या आ गया, 4 निकाल दिया तो बाकी क्या बचा, 1 3 एंड 2। ये स्टेप नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम वाज एट लेवल 1, व्हेन आई रिमूव्ड 1 एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉब्लम आई केम टू लेवल 2 and the problem itself got reduced to a smaller problem with 3 elements only। ठीक है, लेवल 1 पे आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है और आपने लेवल 1 से लेवल 2 पे आना है। कैसे आएंगे,
ओरिजिनल प्रॉब्लम जो लेवल 1 पे था उसमें से एक एलिमेंट निकाल दो तो आप लेवल 2 पे आ जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गया आपको इस बात में? ठीक है जी, तो फोर फोर उधर चला गया, फोर को आपने सेपरेट कर दिया और 1 3 2 जो है वो सेपरेट हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? यहाँ तक समझ आ गया ना सबको हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, 3 4 स्टेप्स अभी हमने फॉलो किए हैं। उसकी अगर किसी को समझ ना आए हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने? वो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम, कौन सा वाला प्रॉब्लम? ये वाला, ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है 4132, जिसको आपने स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, स्मॉलर स्मॉलर प्रॉब्लम। अब इस स्मॉलर प्रॉब्लम को आपने क्या करना है? आंखें बंद करके आपने एक जीनी को, इंग्लिश में जीनी कहते हैं और उर्दू में जिन कहते हैं, आंखें बंद करके आपने स्मॉलर प्रॉब्लम जो है जिन को दे देना है। और आपने अज्यूम करना है कि वो जो जिन है या जीनी है वो मिराक्युलसली मैजिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको वापस कर देगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है? आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है? 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो वो प्रॉब्लम, वो लिस्ट जिन को दे दो एंड मैजिकली वो जो जिन है वो आपको रिटर्न बैक करेगा क्या? सम ऑफ 3 एलिमेंट्स, जो कि क्या है? 6। ठीक है जी, ये आपने अज्यूम करना है। ठीक है जी, मेरी बात की समझ आ गई आपको? सो ये वाला जो लफ्ज़ है, आस्क जीनी टू वर्क ऑन द स्मॉलर प्रॉब्लम एंड assume the genie returns the correct solution to that problem। ठीक है जी, अभी मैं आपको कोड करना नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। सोचना कैसे है आपने? रिकर्सिव प्रॉब्लम्स या रिकर्सिव कोड लिखने के लिए आपने सोचना क्या है, किन किन स्टेप्स को आपने सोचना है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। कोड करना कोई मुश्किल नहीं है। कोड जो है वो आप 5 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट में कर सकते हैं। सोचने वाला काम जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है जी, इस बात की समझ आ गई आपको? ये जिन को आपने प्रॉब्लम दे देना है और अज्यूम करना है कि उसकी तरफ से आंसर जो है वो सही आएगा, 6। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा ठीक। ओके, नेक्स्ट काम आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने जो जिन की तरफ से आने वाला आंसर 6, वो जो 6 है उसको मैं किस तरीके से 4 के साथ 4 के साथ कंबाइन करूं जिससे ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। आंसर मुझे चाहिए 10। ठीक है, आंसर मुझे चाहिए 10, जिन की तरफ से आया 6। ठीक है, लेकिन ये भी याद रख लो कि मैंने ओरिजिनल प्रॉब्लम से 4 को भी बाहर निकाला हुआ था। ठीक है, तो 4 एक लिस्ट है या 4 एक एलिमेंट है। सम ऑफ 4 इज़ 4, सम ऑफ 4 इज़ 4। तो 4 के सम को और जिनी की तरफ से आने वाला जो 6 है उन दोनों को कैसे कंबाइन करूं जिससे मुझे 10 मिल जाए? सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं? ऐड करूं, बिल्कुल सही कहा। तो 4 और 6, ये वाला जो 4 जिसको आपने सेपरेट किया था, इसको और जिन की तरफ से आने वाले आंसर को आप दोनों को क्या करें? ऐड करें। उससे क्या मिलेगा आपको? ओरिजिनल प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर है ना? ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? ठीक है जी, सो ये स्टेप नंबर 6 है। जिन की तरफ से आने वाला जो आंसर है उसको आप स्टोर करें एक वेरिएबल एस आर के अंदर। एस आर का मतलब है स्मॉल स्मॉल रिजल्ट, स्मॉल रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ द स्मॉलर प्रॉब्लम, स्मॉल रिजल्ट। ठीक है, हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? नहीं नहीं, हम रिकर्जन से हम प्रॉब्लम को स्मॉल कर करके सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, वरना रिकर्जन का असल मकसद जो है फौत हो जाता है। हम क्या कर सकते थे? हम फॉर लूप लगा के, सिंपल एक फॉर लूप लगा के एलिमेंट लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके उनका सम फाइंड कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, लेकिन वो हम नहीं करना चाह रहे। हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं।
ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मुझे उम्मीद है आपने थ्योरी में पढ़े होंगे। रिकर्सिव कोड और एक कोड जिसको आप आइट्रेशन से कर सकते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? रिकर्सिव कोड ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बस। बस और कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आइट्रेशन से मुश्किल से होते हैं, लेकिन रिकर्सिवली ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अभी वो अगर मैं बयान करना शुरू कर दूँ तो पूरी लैब गुजर जाएगी, तो इसलिए मैं उस तरफ आ ही नहीं रहा। ठीक है जी। तो ये हो गया कंप्लीट। इसमें किसी को कोई मसला हो? कोई इशू नहीं है। तो अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर प्रॉब्लम को आपने जिन को दे देना है और अज्यूम करना है उसकी तरफ से आंसर सही आएगा। फिर आपने फिगर आउट करना है कि जिन की तरफ से आने वाला आंसर और लेवल 2 पे सेपरेशन के दौरान जो जो लेफ्ट ओवर सोल्यूशन है, ये जो 4 है इसको लेफ्ट ओवर सोल्यूशन कहते हैं, लेफ्ट ओवर सोल्यूशन। तो जो लेफ्ट ओवर सोल्यूशन है और जिन की तरफ से आने वाला जो सोल्यूशन है, दोनों को कैसे कंबाइन करें, ये आपने फिगर आउट कर लिया, यू आर डन विद रिकर्जन। ठीक है जी। 6 स्टेप्स जो है, ये जो 6 स्टेप्स हैं ये आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ज़रा सा गौर करें, स्टेप नंबर 5 में आपने क्या किया था? आपने प्रॉब्लम को सब सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, और फिर स्मॉलर प्रॉब्लम को एक जिन के हवाले किया, आंखें बंद करके जिन पे एतबार करते हुए, जिन पे ट्रस्ट करते हुए आपने वो प्रॉब्लम उसके हवाले किया। ठीक है, एतबार करके की दिया ना उस जिन को। इस एतबार करने वाले अमल को कंप्यूटर साइंस में क्या कहते हैं? रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। इसको क्या कहते हैं? रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। वैसे लीप ऑफ फेथ का क्या मतलब है इंग्लिश में? बिलीविंग इन समथिंग अनसर्टन। बिलीविंग इन समथिंग अनसर्टन, वैसे इसका मतलब इंग्लिश में ये बनता है। ठीक है, और रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ का मतलब क्या होगा कोड की दुनिया में? इसका मतलब ये होगा कि आप आंखें बंद करके एक रिकर्सिव फंक्शन को अपना प्रॉब्लम दे रहे हो और अज्यूम कर रहे हो कि वो रिकर्सिव फंक्शन जो है वो आपको आंसर सही दे रहा है। रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ ये आपको लेना पड़ेगा रिकर्सिव कोड लिखने के दौरान। दिस फेथ, ये फेथ आपके अंदर होना चाहिए रिकर्सिव प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? सो ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे हर रिकर्सिव प्रोग्राम को लिखने से पहले, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद फिर हम कोड लिखेंगे। अभी हम कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस 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 स्टूडेंट को इस स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आई, हाथ खड़ा करके पूछ लें। रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ वो अभी मैं बताऊंगा जब कोड लिखेंगे ना। रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ को एक्चुअली वो कर क्या रहा है वो मैं अभी कोड लिख के बता दूंगा आपको। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे चलते हैं फिर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखें, 4132 को मैंने क्या किया? स्प्लिट किया ना, 4 में 132 में। फिर 132 को मज़ीद स्प्लिट किया 1 में 32 में, 32 को मज़ीद स्प्लिट किया 3 में और 2 में। और ये जो सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम है, दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। ठीक है ना? तो ये बेस केस, ये बेस केस है। दिस इज़ माई बेस केस। ठीक है जी, क्लियर है जी? हाँ जी, कोई है? अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ, पिछली स्लाइड में और उससे पिछली स्लाइड में मैंने कहीं लेवल 3 का जिक्र किया? मैंने कहीं आपसे, कहीं आपको मेरे चेहरे पे लेवल 3 की टेंशन के आसार नज़र आए? नहीं। आई वॉज जस्ट वरीड अबाउट लेवल 2 एंड द लास्ट लेवल जिसको बेस केस कहते हैं। मैंने सिर्फ बेस केस की फ़िक्र की और लेवल 2 की फ़िक्र की, बस। मैंने लेवल 3, लेवल 4 यानी बीच वाले जो लेवल्स हैं, लेवल 2 से लेके लास्ट लेवल। और ये याद रख लो, हमेशा लेवल 4 लास्ट लेवल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता तो लेवल 5 होगा, एक और एलिमेंट होता लेवल 6, तो हमेशा लास्ट लेवल लेवल 4 नहीं होगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि लेवल 2 से लेके लास्ट लेवल तक जितने भी लेवल्स हैं उनके बारे में मैं फ़िक्रमंद हुआ ही नहीं, उनकी टेंशन मैंने ली ही नहीं, उनके ऊपर मैंने गौर और फिक्र किया ही नहीं है।
ठीक है, क्योंकि मैंने जिन पे एतबार किया, मैंने कहा ये सब कुछ सही करके दे देगा मुझे, और फिर मैंने क्या करना है, दोनों सोल्यूशन को कंबाइन करना है, और आई एम डन विद रिकर्सिव प्रोग्राम। ठीक है, बात की समझ आ गई? तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछली स्लाइड में और उससे पिछली स्लाइड में मैंने कहीं लेवल 3 का जिक्र नहीं किया, मैंने कहीं लेवल 3 की टेंशन नहीं ली, मैंने सिर्फ टेंशन ली है किसकी, लेवल 2 की और लास्ट लेवल की। इस केस में लास्ट लेवल लेवल 4 है, और हमेशा लेवल 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिकर्सिव प्रॉब्लम। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब जितने भी बड़े बड़े प्रोग्रामर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े जो हैं आपके ये जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जितने जितने भी ये प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं, इन सबको रिकर्जन से चिढ़ क्यों है? उनकी हालत जो है वो इस तरह की क्यों हो जाती है, इस तरह की? उनकी हालत इस तरह की इसलिए हो जाती है क्योंकि क्योंकि वो बीच वाले जो लेवल्स हैं उनकी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो जब आप बीच वाले लेवल्स की टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, जब आप बीच वाले लेवल्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कोड लिखने से पहले, तब आप फंस जाते हैं। तो सच सच बताओ, आप में से कौन कौन जो है बीच वाले लेवल्स की टेंशन लेने की वजह से रिकर्सिव प्रोग्राम लिखने के काबिल नहीं होते? सच सच बताओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये देख लो आपके सामने ही है। रिकर्सिव प्रोग्राम ना लिखने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप लोग बीच वाले जो लेवल्स हैं उनकी टेंशन आप लेते हो, जिसकी वजह से रिकर्सिव प्रोग्राम जो है वो बनता नहीं है सही। या चलो बन जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद बन जाता है, 3 4 5 दिन लग जाते हैं, 1 2 महीने लग जाते हैं, हालांकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की? तो ये जो 5 6 स्टेप्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको अच्छी तरह मेमोराइज करो, इनको अच्छी तरह अपने एक लिस्ट बनाओ, एक पेपर बनाओ, और दिल के साथ चिपका लो उसको टेप लगा के। यू विल बी फॉलोइंग दीज 6 स्टेप्स इन लैब नंबर 9। ठीक है जी, समझ आ गया आपको इस बात की? अब आपने सारे जो सोचने वाला काम सारा आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अपनी सोच को कन्वर्ट करना है कोड में। ठीक है जी? याद है वो साइकिल जिसका मैंने वाइवा लिया था? थिंक, कोड, डीबग, टेस्ट, वो वाला साइकिल जो है, ठीक है, ये यही हम शुरू से यही काम करते चले आ रहे हैं। थिंक, कोड, टेस्ट, या डीबग। टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो डीबग। ठीक है, थिंक, कोड, टेस्ट, डीबग। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कोड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वही 6 स्टेप्स हैं, उनको देखते हुए आपने कोड करना है। रिकर्सिव कोड लिखने का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, वो आपने रट्टा लगाना है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल में ये एक वाहिद बात होगी जिसके बारे में मैं उनको बताता हूँ कि आपने इसको क्या करना है, रट्टा लगाना है। अगर मैं कहता हूँ इसको रट्टा लगाना है तो उसका मतलब आपने वाकई इसको रट्टा लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक। सो रिकर्सिव कोड का एक स्ट्रक्चर होता है। हमेशा ये शुरू होता है डेफ वर्ड से, डी एफ डेफ। आर एफ नेम ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन, आर एफ रिकर्सिव फंक्शन, ब्रैकेट प्रॉब्लम, इफ डैश रिटर्न डैश एल्स एल्स एस पी इज इक्वल टू डैश एस आर इज इक्वल टू रिकर्सिव फंक्शन एस पी, और फिर उसके बाद आर इज इक्वल टू डैश, और उसके बाद रिटर्न आर। ठीक है, रिटर्न आर जो है ये एल्स की बॉडी के अंदर है, ये नोट करने वाली बात है। रिटर्न आर एल्स की बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। तो एक कितने डैशेज हैं? एक है, दो है, तीन है, और चार है। बस ये चार जो ब्लैंक्स हैं ये आपने फिल करने हैं। जब आपने ये फिल कर लिए हैं तो रिकर्सिव प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया, हर किस्म का। हाँ, 80% टू 85% रिकर्सिव प्रॉब्लम्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बनेगा। दैट्स इट, खत्म। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर 80 to 85% of the recursive problems existing in this world। ठीक है जी?
अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लैंक 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इनको फिल कैसे करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक नंबर 1 जो है, अब मैं पेन का कलर जो है चेंज करने जा रहा हूँ। ब्लैंक 1 में ब्लू, ओके, ब्लैंक नंबर 1 में, ब्लैंक नंबर 1 को आपने इस तरीके से फिल करना है कि कंप्यूटर को पता चल जाए कि मैं बेस केस पे पहुंच गया हूँ, मैं सिंपलेस्ट केस पे पहुंच गया हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ के साथ आपने एक ऐसी कंडीशन लिखनी है, एक ऐसी कंडीशन लिखनी है जो कंप्यूटर को ये बता दे कि कंप्यूटर जो है वो बेस केस पे पहुंच गया। ये सब लोग लिख लो। अभी जब हम कोड लिखेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी इस बात को। मैंने सीआर को ईडी रूम के पासवर्ड दे दिए, तुमको अनाउंस करवा देंगे यदि क्लास के बाहर में पासवर्ड लेना है सीआर से, और पासवर्ड जो है ना अपने पास रखना है, लीक होगा तो स्टूडेंट को जिम्मेदार होगा। ठीक है, वो दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, सबका अपना अपना। सबका अपना अपना। ठीक है, ओके। एक अनाउंसमेंट ये है कि ये सीआर के पास ईडीयू रोम के पासवर्ड सबके आ चुके हैं। आप लोग अपना अपना पासवर्ड जो है लेक्चर के बाद इससे कलेक्ट कर सकते हैं, और आप अपना से पासवर्ड डालें और यूज़ करें, एक दूसरे का पासवर्ड ना यूज़ करें। ठीक है, कि ये इसको भी बताने समझाने की ज़रूरत है कि क्यों ना करें, पकड़े जाओगे। दूसरों का पासवर्ड आपने लिया और आपने मिस यूज़ किया उसके, जो जो भी है आपने मिस यूज़ किया उसके इंटरनेट को, तो आप पकड़े जाओगे, वहाँ से पीछे से आईटी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। ठीक है जी। कुछ शरारती किस्म के लोग हैं यहाँ पे जो मिस यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को। तो अगर आपने किसी और का पासवर्ड लिया इंटरनेट को मिस यूज़ करने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए, तो आप पकड़े जाओ। आपका पासवर्ड जिसके नाम पे पासवर्ड है वो पकड़ा जाएगा पीछे से। ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, आपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि इमरान खान जो है वो सबसे अच्छा लीडर है, और नवाज शरीफ जो है वो ये है वो ये है, गालियाँ देते हैं आप नवाज शरीफ के खिलाफ। तो आपने जिस पासवर्ड को यूज़ करते हुए फेसबुक पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके गालियाँ दी हैं, वो पीछे से आईटी वाला जो है वो आपको पकड़ लेगा, उसको पकड़ेगा जिसके नाम पे वो पासवर्ड है। तो इसलिए अपने पासवर्ड को जो है उसको संभाल के रखो, किसी के साथ शेयर ना करो। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की। ठीक है, और बाकी आप पकड़े जाओगे, ये सिस्टम है हमारे पास, ये ना समझोगे कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये सिस्टम है हमारे पास। ये एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जो हर वक्त आपको मॉनिटर कर रहा है। आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो। फेसबुक अलाउड नहीं है मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के अंदर, ना फेसबुक अलाउड है, और आई थिंक ट्विटर भी अलाउड नहीं है। ट्विटर चलता है, हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जो अलाउड नहीं है यहाँ पे। फेसबुक मुझे याद है वो अलाउड नहीं है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। वो वीपीएन एक अलग चीज़ है, मैं वैसे ही एक बात कर, हाँ, अगर आप वीपीएन भी यूज़ करते हैं ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है पीछे कि ये बंदा वीपीएन यूज़ कर रहा है, इन्फॉर्मेशन जाती है। ये अलग बात है, वो फौरन फौरी एक्शन नहीं लेते, वो वेट कर, वो वॉच करते हैं आपको, वो वेट करते हैं, वो फौरी एक्शन नहीं लेंगे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आप मुसलसल जो है वायलेट वायलेट करते जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फिर वो आपको फाइन करेंगे, पकड़ेंगे, कैंसिल कर देंगे। वर्स्ट केस में क्या होगा, यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे बाहर। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप मतलब ये सारी बातें कहने का मकसद ये है कि आप ये ना समझो कि आपको जो है वैसे ही डराया जा रहा है, ये वाकई सिस्टम मौजूद है हमारे। आप चाहते हैं तो मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ ये रिसर्च सेंटर के अंदर, बड़ा सा आईटी डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए वहाँ पे, और बड़े अच्छे आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हुए वहाँ पे। ठीक है, आप खुद ही सोच लो, आप एंट्री टेस्ट जिस तरह दे के आए हो यहाँ पे, सारा ऑनलाइन सिस्टम था और बेहतरीन उसका इंतज़ाम हुआ हुआ था। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो इनकी कैपेबिलिटी की। चलें आगे चलते हैं। ओके, सो ब्लैंक नंबर 1 में आपने एक ऐसी कंडीशन इफ़ के साथ लिखनी है जिससे कंप्यूटर को पता चल जाए कि कंप्यूटर जो है बेस केस पे पहुंच गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ब्लैंक नंबर 2, यहाँ पे क्या लिखना है आपने, ब्लैंक नंबर 2 में आपने सिंपलेस्ट केस का सोल्यूशन लिखना है, सिंपलेस्ट केस का सोल्यूशन।
solution solution to the base case, solution to the base case और solution to the simplest problem। ठीक है, ये आपने ब्लैंक नंबर 2 के अंदर लिखना है। ब्लैंक नंबर 3 में क्या लिखना है आपने यहाँ पे, the smaller version the smaller version of the original problem। ये ब्लू पेन जो है सही नहीं है, ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। स्मॉलर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल ओरिजिनल प्रॉब्लम। ओरिजिनल प्रॉब्लम का जो स्मॉलर वर्जन है, स्मॉलर प्रॉब्लम है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में आप क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 में आप लिखेंगे सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, ये आप लिखेंगे ब्लैंक नंबर 4 में। बस ये 4 ब्लैंक्स अगर आपने अच्छी तरह फिल कर लिए हैं, पहले ही अटेम्प्ट में रिकर्सिव प्रोग्राम सही चलेगा, सही आंसर मिलेगा, सही पहले ही अटेम्प्ट में सही आपको जो है आंसर मिल जाएगा। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे या इधर उधर यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब इन रूल्स को यूज़ करते हुए, वो जो 6 स्टेप्स साइड पे और ये जो स्ट्रक्चर है, इसको यूज़ करते हुए वो जो एग्जांपल है सम ऑफ 4 एलिमेंट्स वाली, उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसका कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम जो है बना लेता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे और कोड लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो डिफाइन, आंखें बंद करके, हाँ क्या लिखा, डेफ डी एफ स्पेस आर एफ ब्रैकेट प्रॉब्लम। अब उस वाली एग्जांपल में, कौन सी वाली एग्जांपल, एक लिस्ट है और उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 4 1 3 2। इस एग्जांपल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज द लिस्ट, प्रॉब्लम जो है वो लिस्ट है जिसका हमने सम फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो लिस्ट है जिसका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल एल, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इफ डैश, इफ एक ऐसी कंडीशन लिखनी है जिससे कंप्यूटर को पता चल जाए कि वो बेस केस पे पहुंच गया। तो हमारी वाली जो एग्जांपल है यहाँ पे पीछे, यहाँ पे सिंपलेस्ट, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैं यानी कंप्यूटर लिस्ट ऑफ 1 एलिमेंट पे पहुंच गया। ठीक है, अभी आपने देखो, एक मिनट, इसमें 2 पार्ट्स हैं। अभी आपने फर्स्ट स्टेप का जवाब क्या दिया, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम क्या है, अ लिस्ट विद ओनली 1 एलिमेंट। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊँ कि आप यानी कंप्यूटर सिंपलेस्ट प्रॉब्लम पे पहुंच गया, यानी लिस्ट ऑफ 1 एलिमेंट पे पहुंच गया। लेंथ देखूंगा मैं, लिस्ट की लेंथ देखूंगा, बिल्कुल सही कहा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ लेंथ लेंथ ऑफ द लिस्ट एल इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दूसरा जो, ये फर्स्ट ब्लैंक जो ये फिल हो गया, इफ लेंथ ऑफ लिस्ट एल इज इक्वल टू 1 रिटर्न डैश, और जो सेकंड डैश है, ये वाला जो डैश है, इसमें क्या फिल करना है, सोल्यूशन टू द बेस केस। वापस आओ यहाँ पे, सोल्यूशन टू द बेस केस, यहाँ पे ये स्टेप नंबर 2 है। क्या सोल्यूशन बताया आपने, द ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट, एक लिस्ट है, उसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आओ, एक लिस्ट है और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो सोल्यूशन है। ठीक है, वो सोल्यूशन है। अब मैंने सोल्यूशन लिखना है, कैसे लिखूं, आई वांट टू एक्सेस द ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं, रिटर्न लिस्ट का नाम, और लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो इंडेक्सिंग करके एल ब्रैकेट 0 करके मैं उसको क्या करूँगा, द ओनली एलिमेंट ऑफ द लिस्ट को एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो L0 इज बेसिकली द सोल्यूशन टू द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अभी कुछ और ज़्यादा सोचना नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि आप यहाँ पे बैठ के ये सोच रहे होंगे कि ये सम कैसे कर रहा है। ये नहीं सोचना आपने, ये सम कैसे कर रहा है, वो आपने जिन के हवाले कर दिया वो खुद कर देगा। अगर आपने बेस केस अच्छी तरह सोचा
और आपने ये स्ट्रक्चर जो है और जो ब्लैंक्स हैं ये इसको अच्छी तरह फिल किया, बस ख़त्म, यू आर डन। ज़्यादा नहीं सोचना कि ये कर कैसे रहा, कर कैसे रहा है, ये नहीं सोचना आपने। ये रिकर्जन की खूबी है। आपने बस, ये बाद में बताऊंगा, ये असल में ये बाद में बताने वाली बातें हैं, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये आपने रिमाइंड करवाना है मुझे ये बातें, ठीक है। ओके ठीक है, रिटर्न एल ज़ीरो हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, कुछ भी नहीं सोचना आपने, सिर्फ आपका फोकस जो है ब्लैंक्स को फिल करने पे होना चाहिए बस। ये नहीं सोचना ये पता नहीं कैसे सम कर रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये नहीं सोचना। सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करने पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, एल्स आपने लिखना है, एल्स, एल्स स्मॉल प्रॉब्लम एस पी, और ब्लैंक नंबर 3 में क्या लिखना है, स्मॉलर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आए ज़रा, यहाँ पे व्हाट इज़ द स्मॉलर वर्जन, एक ऐसी लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट्स हों, ऐसे ही ना। द स्मॉलर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, स्मॉलर, ये याद रख लो, स्मॉलर कह रहा हूँ, स्मॉलेस्ट नहीं कह रहा। लेवल 2 पे जो स्मॉलर वर्जन है वो क्या है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हों। जो पहला एलिमेंट है उसको आपने बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो कैसे, एक लिस्ट है, उसमें से पहला एलिमेंट निकालना है, बाकियों को नहीं निकालना, कैसे करूँ ये, लिस्ट स्लाइसिंग करके, ठीक है। एल 1 कॉलन, ये देखें, ये इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका इंडेक्स क्या है 1, इसका 2, और इसका क्या है इंडेक्स 3। तो 1 कॉलन मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 कॉलन 4 लिखूंगा, बिल्कुल सही, 1 कॉलन 4 लिखूंगा। एक मिनट वेट करो यार, वेट करो। तो देखो 1 कॉलन 4 लिखने से हो जाएगा ना काम, स्मॉलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम मिल जाएगा ना, स्मॉलर वर्जन ऑफ द मिल जाएगा ना। अब आपने याद रखना है, उसी प्रॉब्लम का भी नहीं मिलेगा, ये भी याद रख लो। अब आपने याद रखना है, एस पी के डैश को फिल करते हुए, एस पी के ब्लैंक को फिल करते हुए, यहाँ पे आप जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे, दैट एक्सप्रेशन मस्ट बी एज जनरल एज पॉसिबल। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ये जनरल एक्सप्रेशन है? नहीं, क्योंकि अगर लिस्ट का जो साइज है वो 4 से 10 हो जाए, 4 से 10 हो जाए, तो फिर सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे, तीसरे चौथे एलिमेंट के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, हालांकि मुझे वो भी चाहिए, ठीक है। एक तो ये वजह, सेकंड वजह क्या है, सेकंड रीज़न आप सुन लो, आप सेकंड रीज़न ये है, जब आप रिकर्सिवली इस कोड को चला के देखोगे तो आप देखेंगे कि चूंकि राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन जो है जनरल नहीं है, रिकर्जन रिकर्जन या जो जिन है वो उस प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने का के काबिल नहीं होगा, एरर आएगा, या हो सकता है आपकी जो रिकर्जन है वो इन्फाइनाइट टाइम्स जो है वो चलेगी, ठीक है। सो देर आर मैनी रीजंस, बस वो रीजंस को साइड पे रखो, बस आपने याद रखना है कि ब्लैंक नंबर 3 में यहाँ पे जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट एक्सप्रेशन मस्ट बी एज जनरल एज पॉसिबल। जनरल का क्या मतलब है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हर तरह की सिचुएशन, जो हर तरह जो हर तरह के साइज की लिस्ट को हैंडल करने के काबिल हो, ये जनरल का मतलब है, ठीक है। मुझे याद पड़ रहा है, पता नहीं आपके सेक्शन से मैंने पूछा था जनरल का क्या मतलब है, तो आप लोगों ने गलत बताया था, याद नहीं है, वो भी एक लंबी कहानी है, ठीक है। आपने सारा ना, सायरा, सारा, नेक्स्ट वीक आपने याद करवाना कि जनरल का मतलब बताना है, आपके सेक्शन को, जनरल, जनरल कोड लिखने का क्या मतलब है। मैंने शायद बताया था, पता नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, बताया था या नहीं बताया, याद नहीं है। अच्छा चलो, तो अब मैं इसको जनरल करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, सिंपल, ये जो 4 है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। अब बताओ, 1 कॉलन, 1 कॉलन डैश, 1 कॉलन डैश, नहीं मैं कहता हूँ 1 कॉलन कुछ स्पेस, 1 कॉलन स्पेस, फर्स्ट एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट के अलावा, जीरोथ एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है। वो भी लिख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ एल, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेंथ ऑफ एल के साथ कुछ और भी लिखना पड़ेगा, हाँ कुछ इस तरह की चीज़ होगी, सोचना पड़ेगा। पॉप क्यों रिमूव करना है आपने, पॉप से फिर आखिरी आखिरी नहीं, आखिरी वाला शायद रिमूव होगा, पॉप से भी हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
ओके जी, ये समझ आ गई आपको? ये स्लाइसिंग के ज़रिए से मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को स्मॉल किया। नेक्स्ट, आंखें बंद करके ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज़ आपने लिख देनी है, एस आर इज़ इक्वल टू आर एफ एस पी। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इन दो लाइंस को कंबाइन करके भी लिख सकते हो। कैसे? इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो, एस आर इज़ इक्वल टू आर एफ ब्रैकेट एल वन कॉलन स्पेस, ये इस तरह भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो फिर एस पी इज़ इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, सर पकड़ के बैठ गए हो, समझ आ रही है कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ। ओके जी, बस एक काम रह गया, वो क्या, आर इज इक्वल टू डैश। इस डैश के अंदर आपने क्या करना है, सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। यहाँ पे आओ ज़रा, अपनी उस शीट पे जहाँ आपने सारी प्लानिंग की है, ये वाली शीट। क्या कहा था आपने यहाँ पे, जिन की तरफ से आने वाला आंसर जो किसके अंदर, जो कि किसके अंदर स्टोर्ड है, एस आर वेरिएबल के अंदर, और जो फोर है, बस इन दोनों को ऐड करो और आपको मिल जाएगा सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ऐसे ही ना? सिक्स, सिक्स किसके अंदर स्टोर्ड है, वेरिएबल एस आर के अंदर, ये ये वेरिएबल एस आर के अंदर। ठीक है, ये आप ये साथ वाला यहाँ पे देखो ना, नीचे क्या है, ये देखो पहले, ये पहले देखो, एस एस आर इज इक्वल टू आर एफ ब्रैकेट एस पी। यहाँ पे इस वाली लाइन में जिन वाला काम हो रहा है। ठीक है, जिन वाला काम इस वाली लाइन में हो रहा है, ये वो लाइन है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जिन को अपना सोल्यूशन दे रहे हो और अज्यूम कर रहे हो कि जिन जो है वो अपना सोल्यूशन रिटर्न बैक कर रहे हैं। आप समझ आ गई कि वो जिन वाला काम यहाँ पे कैसे हम करवा रहे हैं, पीछे क्या होगा। ठीक है जी, तो एस आर के अंदर क्या आ जाएगा, सिक्स। आपने अज्यूम करना है कि सिक्स जो है एस आर के अंदर आ जाएगा, मेरेक्युलसली मैजिकली जिन जो है वो सही आंसर आपको दे देगा और एस आर के अंदर डाल देगा। फिर आपने क्या करना है, सिक्स सिक्स एस आर के अंदर है, यानी एस आर को प्लस करेंगे किसके साथ, फोर के साथ। कौन सा वाला फोर, ये वाला फोर। तो इस वाले फोर को कैसे एक्सेस एक्सेस करूं, एक वो फोर है लिस्ट के अंदर है, कैसे एक्सेस करूं, एल जीरो लिख के, बिल्कुल सही कहा, ये एल जीरो लिखें और यहाँ पे रिटर्न आर लिख दें, ख़त्म, फिनिश, यू आर डन। कोई एक स्टूडेंट जो है ये वाला कोड लिख के देखें, रिकर्सिवली हो रहा है सम या नहीं, और लिस्ट का साइज़ भी चेंज करके देख लें। मैंने फोर एलिमेंट वाली लिस्ट लिखी, एक स्टूडेंट, सिर्फ एक, एक का मतलब पता क्या है, एक, एक का मतलब एक है सिर्फ, कोई एक स्टूडेंट। चलो आप कर लो, ठीक है, सिर्फ एक स्टूडेंट करे, बाकी बाकी फोकस यहाँ पे करें। ठीक है, ख़त्म, फिनिश, यू आर डन। ठीक है जी, अब कुछ छोटी छोटी बातें नोट करने वाली है। नंबर वन, मैं इसका पेन का कलर जो है चेंज करने जा रहा हूँ। ओके, नंबर वन, हाँ जी, कौन सा कलर ले लें, वायलेट ले लेते हैं, यस जो ठीक। ओके जी, अब कुछ बातें नोट करने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्लाइड्स लेकर आओ साथ, ताकि स्लाइड्स के ऊपर ही आप लिख लो। नंबर वन, ये बंदा जो रिटर्न कर रहा है, इसी तरह ये वाला बंदा जो है एक चीज़ रिटर्न बैक कर रहा है। ये जो चीज़ रिटर्न बैक हो रही है, ये जो चीज़ रिटर्न बैक हो रही है, दोनों चीज़ों का दोनों चीज़ों का टाइप जो है, टाइप सेम होना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दिस मैस, ये जगह कम है इसलिए। ठीक है, तो दोनों रिटर्न दोनों रिटर्न वैल्यूज़ का टाइप सेम होना चाहिए। सेम का क्या मतलब, अब ये देखो, एल ज़ीरो क्या है, एल ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर है, एक नंबर है। इसी तरह आर क्या है, ये भी एक नंबर है। कैसे, एस आर के अंदर आपको पता है एक नंबर आएगा। इसी तरह एल ज़ीरो, ये तो ऑलरेडी आपको पता है वो फोर है, फोर क्या है, वो भी एक नंबर है। अच्छा, आपको कैसे पता कि एस आर के अंदर एक नंबर आएगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप एक नंबर है। ठीक है, एस आर का जो टाइप है उसका ताल्लुक है इसके साथ। अगर यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हो एक नंबर, तो इसका मतलब डेफिनेटली एस आर के अंदर भी एक नंबर आएगा। अगर आप यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग रिटर्न बैक करोगे तो एस आर के अंदर स्ट्रिंग वापस आएगी।
अगर आप यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू रिटर्न बैक कर रहे हो तो एस आर के अंदर बूलियन वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इस बात को आपने जहन में रखना है। कैसे होगा ये अभी इस बारे में फिक्र ना करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको करेक्ट मान लो, ठीक है। तो दोनों रिटर्न वैल्यूज़ का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये लिस्ट है तो इसको भी लिस्ट होनी चाहिए, अगर ये डिक्शनरी है तो इसको भी डिक्शनरी होनी चाहिए, अगर ये कोई एक और फंक्शन है तो इसको भी एक और फंक्शन होना चाहिए। तो दोनों का रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, ये असल में कहना चाहता हूँ। ठीक है, वो हो गया, ठीक है। रिकर्सिव प्रोग्राम ये देखें, पहले अटैम्प्ट में रिकर्सिव प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया, वो वेरीफाई हो गया। वहाँ 10 आ गया ना आंसर, 10। लिस्ट का साइज चेंज करके देख लें आप, 5 6 10 एलिमेंट वाली लिस्ट ले लें, चलें। ओके जी, नेक्स्ट आखिरी बात नोट करने वाली, इस फंक्शन का जो आर्गुमेंट है एल, और यहाँ पे इस फंक्शन का जो आर्गुमेंट है एस पी, काफ़ी मैसअप हो गया। ये और ये दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, इन दोनों का टाइप भी सेम होना चाहिए। इस फंक्शन का आर्गुमेंट और इस फंक्शन का आर्गुमेंट, दोनों आर्गुमेंट्स के का टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ आप लोग के इस फंक्शन का, अभी अभी ना लिखो, इस फंक्शन का जो आर्गुमेंट एल है इसका टाइप क्या है, लिस्ट है। और यहाँ पे ये जो आर एफ है जिसका आर्गुमेंट एस पी है, एस पी क्या है, वो भी एक लिस्ट है, वो भी एक लिस्ट है। आपने लिस्ट स्लाइस किया और उसको एस पी के अंदर डाल दिया तो एस पी क्या बन गई, लिस्ट बन गई, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों का टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कहीं पे टाइप मिसमैच हुआ, अगर कहीं पे टाइप मिसमैच हुआ, रिकर्जन के दौरान एरर आ जाएगा और आप कंप्लीटली लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो तीन छोटी छोटी बातें जो है अपने जहन में रखनी है। समझ आ गई आपको इस बारे में, आगे समझ, लास्ट समझ आ रही है आपको, ठीक है जी। तो रिटर्न ये थोड़ा सा काफ़ी मैसअप हो गया है, तो थोड़ी सी जगह कम है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा जगह ज़्यादा बन जाए। तो ये आपको ये समझ आ रही है ना, ये मेस्ड अप थोड़ा सा हुआ हुआ है लेकिन आ रही है समझ ना, ठीक। काफ़ी सारी लाइनें इधर उधर जा रही हैं, तो बस ठीक है, कंप्लीट हो गया, रिकर्सिव कोड हो रही है, ठीक, सही है, समझ आ गई आपको इस बात में। अभी मैंने क्या कहा था, क्या रिमाइंड करवाना है? नहीं नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, मैंने कुछ और कहा था आपको आप। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, जहन में आ गया, ओके। सो अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करने जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें नोट अगेन, और भी बातें कुछ नोट करने वाली। आपने नोट किया है कि इस बॉक्स का जो ताल्लुक है, इस बॉक्स का ताल्लुक जो है वो स्टेप नंबर 1 और 2 से है, ठीक है, ये आपने नोट किया। स्टेप नंबर 1, ब्लैंक नंबर 1 और ब्लैंक नंबर 2 के जो आंसर्स थे वो हमें कहाँ से मिले, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 से, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और गौर करें, जो एल्स की बॉडी है, जो एल्स की बॉडी है इसका ताल्लुक जो है वो 3, 4, 5 और 6 के साथ है। 3, 4 और 5, 3, 4, 5 और 6 के साथ है, ठीक है। और मोर प्रिसाइसली 4, 5, 6 के साथ है, मोर प्रिसाइसली 4, 5, 6 के साथ, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिकर्सिव कोड लिखने के लिए 6 के 6 स्टेप्स में से गुजरना लाजमी है। अगर आप ये कहें कि मेरे पास एक कोड है और मैं इसको कोड करना शुरू कर दूं उन 6 स्टेप्स को फॉलो किए बगैर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है जी। और अभी मैंने बताया कि ये वाली जो लाइन है, ये वो वाली लाइन है जहाँ पे जिन वाला काम हो रहा है, जहाँ पे आप आंखें बंद करके जिन पे ट्रस्ट करते हुए, जिन पे एतबार करते हुए आप क्या कर रहे हो, लिस्ट दे रहे हो और ज्यूम कर रहे हो कि वो आपको क्या रिटर्न बैक कर रहा है, 6 रिटर्न बैक कर रहा है, ठीक।
ठीक है। सो वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। मैं लेवल 1 पे था और मैं सिर्फ एक लेवल नीचे आया, लेवल 1 से लेवल 2 पे आया, और स्टेप नंबर 4, 5 और 6 के जो आंसर्स थे वो मैंने डिटरमिन किए। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। और उससे पिछली स्लाइड में आई वॉज वरीड अबाउट द लास्ट लास्ट लेवल, जिसको बेस केस कहते हैं, दैट्स इट। सो लेवल 2 एंड लास्ट लेवल, बस इनके बारे में आपने सोचना है। बीच में क्या हो रहा है, लेवल 2 और लास्ट लेवल के दरमियान में क्या हो रहा है, उनके बारे में सोचना जो है गुनाह है। गुनाह है, ये एक टीचर के अल्फाज हैं। ये जिसने कंप्यूटर साइंस मुझे पढ़ाया उन्होंने कहा है ये गुनाह है, उनके बारे में सोचना वाकई गुनाह है। आप अपना फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है जी। तो आप ये देख लो, वो जो 4 ब्लैंक्स हैं उनको फिल करते हुए मैं कोड, मैं लेवल 3 में या बीच वाले लेवल में नहीं गया। आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द मिडल लेवल्स, जस्ट सिर्फ लेवल 2 और लास्ट लेवल, दैट्स इट, ख़त्म, फिनिश। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की। तो यहाँ पे बेशक आप लिख लो, यहाँ पे गुनाह है, गुनाह है कबीरा, कबीरा। जहन्नुम के सबसे निचले लेवल में जलोगे अगर आपने इनके बारे में सोचा, ठीक है। रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ होना चाहिए आपके अंदर इनको लिखने के लिए। ओके, ठीक है। क्या टाइम हुआ अभी? ठीक है जी, आसान है ना? ओ मतलब समझ आ गई ना आपको? आसान तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए तो आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए भी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। वो आप देख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 10 एलिमेंट वाली लिस्ट का भी सही आंसर है। वो देखें, मैंने 4 एलिमेंट के लिए सही लिखा कोड, वो इतना जनरलाइज लिखा कि वो 10 एलिमेंट पे भी सही काम करे, 100 एलिमेंट पे भी सही काम करेगा इंशाल्लाह। वो एक जनरल किस्म का कोड जो है बन गया। ओके जी, ब्रेक से पहले सिर्फ एक छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं। सेम वही प्रॉब्लम है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं इसका सम फाइंड करना चाहता हूँ। आपको पता है इसका सम क्या है, 4+1 5, 5+3 8, 8+2 जो है 10 है। सेम यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। आपने इनका आंसर जो है ऑलरेडी दे चुके हैं, इनका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम क्या है, अ लिस्ट विद ओनली वन एलिमेंट, अ लिस्ट विद ओनली वन एलिमेंट। ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, सोल्यूशन क्या है, द ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट, द ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट लिस्ट। स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3, फिगर आउट द वे टू रीच बेस केस। पिछली एग्जाम्पल में आपने मुझे क्या जवाब दिया था बेस केस तक पहुंचने का, एक एक एलिमेंट। अब मैं कहता हूँ एक एक एलिमेंट ना निकालो, बल्कि क्या करो, क्या करो, इस लिस्ट को स्प्लिट करो। यहां से स्प्लिट द लिस्ट इनटू 2 हाफ्स, चाहे वो इक्वल हाफ्स हाफ्स हो या अनइक्वल हाफ्स हो, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, जब आप दोनों लिस्टों को स्प्लिट करेंगे तो कुछ सिचुएशन इस तरह की बनेगी, 4-1 उधर, 3-2 इधर। फिर मजीद क्या कर सकते हो, इस लिस्ट को स्प्लिट करो दो हाफ्स में, दो हाफ्स में। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 1। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2। तो आप मुझे बताओ बेस केस तक पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे। एक ऐसी लिस्ट पे पहुंच गया हूँ जिसमें एक एलिमेंट है, यही तो मैं चाह रहा था। मैं यही चाह रहा था कि मैं एक ऐसी लिस्ट पे पहुंच जाऊँ जिसमें एक एलिमेंट हो। नंबर ऑफ लिस्ट आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन मेरा ये आपसे सवाल ये नहीं था कि नंबर ऑफ लिस्ट कितनी है या कितनी नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये था कि मैं एक ऐसी एलिमेंट पे पहुंचना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ एक ऐसी लिस्ट पे पहुंचना चाहता हूँ जिसमें एक एलिमेंट हो, तो कैसे पहुंचूँ? तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया। इससे पिछला तरीका ये बताया था कि एक एक एलिमेंट निकालते जाओ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, ओरिजिनल लिस्ट को दो हिस्सों में तकसीम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एक ऐसी लिस्ट पे पहुंच जाओगे जिसमें एक एलिमेंट होगा।
कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं ऐसा कोड लिखूंगा जिसमें ऑड नंबर भी कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी मैंने कहा कि आप लिस्ट को स्प्लिट करो इक्वल हाफ्स में या अनइक्वल। अनइक्वल कब होगा? जब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। कोई इशू नहीं, ठीक है। ये बात मानते हैं ना आप लोग? इस पे आप मुत्तफिक है ना, सेटिस्फाइड है ना कि बेस केस तक पहुंचने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है कि आप लिस्ट को क्या करो, सेंटर से हाफ करो। सेंटर से हाफ करो या कहीं से हाफ कर लो अनइक्वल, कोई इशू नहीं है। हाफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट द एंड आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है जी। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको तंग कर रही हो। ये भी एक ऑप्शन हो सकता था जब आप स्टेप नंबर 3 के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर आउट हमने क्या किया? डिवाइड डिवाइड द लिस्ट इनटू टू हाफ्स। डिवाइड द लिस्ट इनटू टू हाफ्स। वो हाफ्स जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं, वो अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। ओके जी, फिर स्टेप नंबर 4, ओरिजिनल प्रॉब्लम है। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, दिस इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम। इससे एक लेवल नीचे आना है आपने। एक लेवल कैसे नीचे आएंगे उसका जवाब आप दे चुके हैं यहाँ पे। ओरिजिनल प्रॉब्लम ऊपर है 4132, उससे एक लेवल नीचे आना है। एक लेवल नीचे आते हुए आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट को आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच, इस लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, स्टेप नंबर 4 हो गया। असल में स्टेप नंबर 3 को समझाते हुए मैंने स्टेप नंबर 4 भी आपको करवा दिया था। ठीक है जी, इसलिए शायद कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है। जब मैंने स्टेप नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा था तो असल में स्टेप नंबर 3 और 4 दोनों दोनों को मैं कंबाइन करके एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना पेज और पेपर के ऊपर, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके जी, नेक्स्ट। फिर स्टेप नंबर 5। पिछली एग्जांपल में कितने कितने जिन थे? एक जिन था ना, क्योंकि क्योंकि स्मॉलर प्रॉब्लम एक था। मुझे आप ये बताओ यहाँ पे कितने स्मॉलर प्रॉब्लम्स हैं? दो स्मॉलर प्रॉब्लम है, एक स्मॉलर प्रॉब्लम 1, स्मॉलर प्रॉब्लम 2। तो फिर इसका मतलब इस वाली एग्जांपल में मुझे दो जिन्नों की या दो जिन्नात की जो सर्विसेज हैं वो लेनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो इस एग्जांपल में आपको दो जिन्नात, दो जिन, दो जीनीज की खिदमत लेनी पड़ेंगी। ठीक है, एक जिन को, अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं, लेफ्ट वाले जिन को 4-1 वाली लिस्ट दें, राइट वाले जिन को 3-2 वाली लिस्ट दे दें, फिर रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ अप्लाई करें, यानी इतबार करें जिन के ऊपर कि वो आंसर सही दे देंगे आपको। तो 4 और 1 का आंसर क्या है? 5। सम करना है ना हमने, 4 + 1 5। 3-2 का क्या सम है? वो भी 5 है। तो अज्यूम करें लेफ्ट वाले जिन से और राइट वाले जिन से, लेफ्ट वाले जिन से लेफ्ट वाले जिन लेफ्ट वाले जिन से आंसर 5 आ गया, और इसी तरह राइट वाले जिन से भी आंसर 5 आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। चूंकि जिन दो हैं, आंसर्स दो हैं, एक आंसर को मैं स्टोर करूंगा वेरिएबल SR1 के अंदर, और दूसरा जो आंसर है उसको स्टोर करूंगा वेरिएबल SR2 के अंदर। ठीक है, क्योंकि दो जिन है, दो सब प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए। अब स्टेप नंबर 6 पे आए। कंबाइन द सोल्यूशन। जिनकी तरफ से आने वाले जो सोल्यूशन है उनको कंबाइन करो, इस तरीके से कंबाइन करो कि आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम का आंसर मिल जाए। तो इस जिन की तरफ से आया 5, इस जिन की तरफ से आया 5, दोनों दोनों 5s को कैसे कंबाइन करूं जिससे मुझे 10 मिल जाए, क्योंकि 10 ओरिजिनल प्रॉब्लम का क्या है, सोल्यूशन है। क्या करूं? वो तो कोड के लिहाज से कह रहे हो ना। 5 + 5 कर दें, ठीक है, बस 5 + 5 करें एंड यू आर डन, खत्म, फिनिश। थिंकिंग वाला प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? सेम वही एग्जांपल है जो पिछली एग्जांपल हमने की थी, सेम वही एग्जांपल है, बस फर्क हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे और यहाँ पे। हमने ये कहा कि हम प्रॉब्लम को स्प्लिट अप करेंगे दो हिस्सों में। चूंकि हमने प्रॉब्लम जो है दो सब प्रॉब्लम्स में स्प्लिट किए हैं, इसलिए दो जिन्नात की खिदमत या खिदमात लेनी पड़ेंगी। ठीक है जी, अब कोड करने की बारी आ गई। सेम वही कोड, सेम वही स्ट्रक्चर। ठीक है,
सेम वही स्ट्रक्चर जो है यूज़ होगा। हाँ जी बताओ क्या लिखें, डिफाइन आर एफ, ये थोड़ा सा मैं जल्दी लिखूंगा ठीक है। प्रॉब्लम है और यहाँ पे इफ़ है, डैश है, यहाँ पे रिटर्न है, डैश है, रिटर्न सॉरी, रिटर्न जो है वो इफ़ की बॉडी के अंदर है, रिटर्न डैश यहाँ पे ये है, इसके बिल्कुल नीचे एल्स, स्मॉल प्रॉब्लम एस पी इज इक्वल टू डैश, स्मॉल रिजल्ट इज इक्वल टू रिकर्सिव फंक्शन आर एफ ऑन एस पी, फिर आर इज इक्वल टू डैश और इसके बाद रिटर्न डैश, रिटर्न आर, ठीक है, रिटर्न आर, ठीक है। बस अब इसको देखते हुए आपने क्या करना है, कोड को फिल करना, ठीक है। सो ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, डिफाइन आर एफ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ द लिस्ट जिसका आपने सम फाइंड करना है, तो कैपिटल एल यहाँ पे आप लिखेंगे। इफ, हाँ जी, तो इस ब्लैंक के अंदर आपने एक ऐसी कंडीशन लिखनी है जिससे कंप्यूटर को पता चल जाए कि मैं बेस केस पे पहुंच गया हूँ। क्या लिखेंगे यहाँ, वही चीज़, वही कंडीशन। आप बेस केस क्या है, व्हाट इज़ द बेस केस, इस वाली एग्जांपल में बेस केस क्या है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट हो। तो कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी लिस्ट पे पहुंच गया है जिसमें एक एलिमेंट हो, लेंथ के ज़रिए से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ लेंथ ऑफ द एल लिस्ट इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ लोग जो है कंफ्यूज हैं, वो नीचे वाले लेवल पे देख रहे हैं, उसमें तो 4 लिस्टें थी, एक एक 4 है, फिर एक 1 है, फिर 3 है और 2 है। उनको नहीं देखना आपने, उनको नहीं देखना, ये याद रख लो, उनको नहीं देखना। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपने इन लिस्टों को नहीं देखना। 4132 आपके जहनों में ये होगा कि 4 एक अलग लिस्ट है, 1 भी एक अलग लिस्ट है, 3 भी एक अलग लिस्ट है, 2 भी एक अलग लिस्ट है। आई एम नॉट कंसर्न विद द नंबर ऑफ सिंगल एलिमेंट लिस्ट। मेरी टेंशन ये नहीं है कि सिंगल एलिमेंट वाली लिस्ट कितनी आई है लास्ट लेवल में, ये मेरी टेंशन नहीं है, और ना ही आपने इसकी बात की टेंशन लेनी है। आपने सिर्फ इस बात की टेंशन लेनी है कि मैंने सिंगल एलिमेंट वाली लिस्ट तक पहुंचना कैसे है, बस। वैसे कितने लोगों ने टेंशन ली है इस बात की कि ये जो पिक्चर है इसमें तो फोर फोर सिंगल एलिमेंट वाली लिस्ट है, कितने बच्चों ने इस बात की टेंशन ली है? किसी ने नहीं लिया, यानी इसका मतलब आपकी सोच कहीं और जा रही है फिलहाल, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। ओके, सो इफ लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद क्या करें, रिटर्न, हाँ जी बताओ, व्हाट इज द सोल्यूशन टू द बेस केस। एक एलिमेंट, एक लिस्ट है उसमें एक ही एलिमेंट है और उसका सम बताना है आपने, वही है। तो आपने यहाँ पे लिखोगे कैपिटल एल ज़ीरो, फिर उसके बाद ये वाला एल्स आएगा, एल्स एस पी। अब याद रखो इस वाले प्रॉब्लम में मेरे पास दो सब प्रॉब्लम्स हैं, एक एस पी वन है और एक एस पी टू है। तो मैं इसको लिखूंगा एस पी वन और इसको लिखूंगा एस पी टू। तो एस पी वन के अंदर एस पी वन जो है, अपनी प्लानिंग शीट पे आओ, प्लानिंग शीट ये है एस पी वन, दिस इज एस पी वन। ओरिजिनल लिस्ट है 4132, 4132 को 41 वाली लिस्ट में कन्वर्ट कैसे करो, स्लाइसिंग करके। 4132 वाली लिस्ट को 41 वाली लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करूँ, एक आसान तरीका क्या है, स्लाइसिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल एल, ठीक है। अगर लिस्ट के अंदर 4 है, 1 है, 3 है, 2 है और मुझे सिर्फ 4 और 1 चाहिए, तो मैं लिखूँगा 0 कॉलन 2। जनरल नहीं होगा ना, गलत, ये मैंने गलत लिखा है, 2 नहीं लिखूँगा यहाँ पे। फिर क्या लिखूँगा, खाली छोड़ दूँ उसको, खाली छोड़ने से क्या होगा, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर आप क्या करो, स्प्लिट करना है, लेंथ डिवाइडेड बाई टू, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे आप लिखें लेंथ ऑफ द लिस्ट एल डिवाइडेड बाई टू। अब ओरिजिनल लिस्ट की लेंथ जो मर्जी हो जाए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई कोई इशू नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। सवाल यहाँ से ये आया है कि अगर ओरिजिनल लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हो या 7 एलिमेंट्स हो या 9 एलिमेंट्स हो, कोई इशू नहीं होगा, देयर विल बी नो इशू। एक मिनट वेट करें, वेट
मैं किसी और सवाल का जवाब दे रहा हूँ अभी, फिलहाल वेट करो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये ठीक है, लेंथ ऑफ एल डिवाइडेड बाई टू ठीक है? ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा। सिर्फ ये बड़ी खुशी की बात है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, निकम्मे स्टूडेंट्स, निकम्मे तरीन स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे लिखना क्या है। लेंथ एल डिवाइडेड बाई टू करने से आपको इसकी लेंथ बताओ क्या है, फोर। तो फोर डिवाइडेड बाई टू से मिलेगा टू, लेकिन ये जो टू है ये फ्लोटिंग नंबर के फॉर्म में होगा, यानी 2.0 इस फॉर्म में होगा। और याद करो, जब आपके टीचर ने आपको थ्योरी में लिस्ट स्लाइसिंग करवाई थी, तो उन्होंने ये बताया होगा कि जब आप लिस्ट को स्लाइस करते हैं तो कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पे और कॉलन के राइट हैंड साइड पे सिर्फ इंटीजर लिख सकते हो, बस सिर्फ इंटीजर आ सकता है। ठीक है? तो मेरा यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला नंबर जो है वो फ्लोटिंग नंबर है। हालांकि आपको टू नज़र आ रहा है, लेकिन वो टू फ्लोटिंग नंबर वाले फॉर्म में है। 2.0, नॉट टू, 2.0, पॉइंट जीरो भी आ रहा है बीच में। ठीक है? सो इसका सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन है। इंट में कन्वर्ट कर लो ऐसे, आई एन टी लिख के ऐसे कर लो, या वन ऑफ माई फेवरेट, आप क्या करें, ये कर लें, डबल स्लैश कर लें, बस हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा ना? ए, फोर अंदर, टू बाहर, टू टू ज़ार फोर, रिमाइंडर ज़ीरो, ये रिमाइंडर है। इसको कैसे एक्सेस करूँ? 4% 2 लिख के, और ये क्या होगा? ये होगा फोर डिवाइडेड बाई टू, वो इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर है? तो फिर एस पी टू का डैश कैसे फिल करेंगे फिर? एस पी टू याद रखो, प्लानिंग शीट में आओ। एस पी टू जो है वो ये है। मुझे चाहिए थ्री और टू, मुझे थ्री और टू चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल एल, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0 1 0 1 2, यहाँ पे लिखूंगा टू। फिर बिल्कुल सही, तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा? लेंथ, बिल्कुल सही, लेंथ ऑफ एल डबल स्लैश टू, कॉलन खाली, बस खत्म। अब ये हर तरह की लिस्ट के लिए सही काम करें। तो चूंकि मेरे पास दो एस पीज हैं, एस पी वन एंड एस पी टू, तो इसका मतलब मेरे पास दो एस आर भी होने चाहिए। ठीक है? तो एस आर वन इज इक्वल टू आर एफ एस पी वन, आंखें बंद करके आपने लिख देना है, एंड एस आर टू इज इक्वल टू आर एफ एस पी टू। ये आंखें बंद करके आपने लिखना है। ये हमने इसको फॉलो किया है, इस चीज़ को फॉलो किया है, इसको फॉलो किया। ठीक है? दो दो जिन है ना मेरे पास, दो जिन है। एक जिन एस आर वन, दूसरा जिन एस आर टू। वो अपना अपना आंसर डालेगा एस आर वन में और एस आर टू। ठीक है? फिर एंड पे ओवरऑल रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट आपने क्या बताया था यहाँ पे? यहाँ पे ये देखो आप, इस जिन की तरफ से आने वाला आंसर एस आर टू में है, इस जिन की तरफ से आने वाला आंसर एस आर वन है। तो मुझे मैं क्या करूँ जिससे 10 हो जाए? 5 और 5 के साथ क्या काम करूँ जिससे 10 मिल जाए? प्लस कर दे दोनों को, बिल्कुल, यानी एस आर वन और एस आर टू को क्या कर दूँ? प्लस कर दूँ, एस आर वन प्लस एस आर टू, और एंड पे क्या लिखे? रिटर्न आर, और ख़त्म। दैट्स इट, फिनिश। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? एक बात बताना भूल गया हूँ। कभी कभी इस आर से पहले दो तीन लाइंस ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी इस रिटर्न से पहले दो तीन लाइंस ऑफ कोड जो है वो लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? पड़ सकती है, वरना ओवरऑल स्ट्रक्चर, रिकर्सिव कोड का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है? तो कभी कभी एक आध लाइन एक्स्ट्रा आपको लिखनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिकर्सिव प्रॉब्लम। ठीक है जी? तो इस वाले एग्जाम्पल में हुआ क्या है? आपके पास एक लिस्ट है 4132 में, उसको आपने दो हिस्सों में स्प्लिट किया, यहाँ से 41 में, 32 में, फिर 41 को आपने स्प्लिट किया 4 में, 1 में, 32 को स्प्लिट किया 3 में और 2 में। ठीक है? अब देखो, गौर से देखो। अब मैं 4132 को एक डॉट से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, एक डॉट से। मैं लिस्ट 41 को भी एक डॉट से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो 4132 और ये जो 32 लिस्ट है, इसको भी एक डॉट से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बड़ा नोड है,
NODE नोड, वो दो चाइल्ड नोड्स में कन्वर्ट हुआ है, कह सकता हूँ ना। एक बड़ी लिस्ट जो है वो दो चाइल्ड लिस्ट में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, फर्दर ये वाली जो लिस्ट है जिसको मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, ये फर्दर कितने चाइल्ड नोड्स में कन्वर्ट हुआ है? दो में, एक, दो। और ये वाली जो लिस्ट है ये फर्दर कितने चाइल्ड लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है? दो। एक ये है और एक ये है। अब ये जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है इसको इन्वर्ट अपसाइड डाउन ड्रॉ कर लें। जब आप इसको अपसाइड डाउन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। ये फर्स्ट लिस्ट है, इसको आपने स्प्लिट किया दो लिस्ट्स में, उनको मज़ीद दो लिस्टों में स्प्लिट किया, ऐसे और ऐसे। अब मुझे ये बताओ, ये स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह का लग रहा है आपको? हैं? हिरन? हिरन किसने कहा? यहाँ जी भी लोग हैं भैया आप लोग। हिरन? भाई ये ट्री है, ये ट्री है। ये किसी के पंजे का निशान नहीं है या कोई हिरन नहीं है, ये बल्कि एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की रिकर्जन को हम क्या कहते हैं? ट्री रिकर्जन कहते हैं। ट्री रिकर्जन, इसको क्या कहते हैं? ट्री रिकर्जन। लेकिन जो पिछली वाली एग्जांपल थी, जो पिछली वाली एग्जांपल थी उनको हम ट्री रिकर्जन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम स्प्लिट नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम स्प्लिट नहीं हो रहा था, दो हिस्सों में स्प्लिट नहीं हो रहा था, इसलिए वो ट्री नहीं बन रही, ट्री नहीं बन रहा था उस वाली एग्जांपल में। ठीक है, तो ट्री रिकर्जन की निशानी क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि एक 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 कोड जो है उसमें ट्री रिकर्जन हो रहा है? अगर वो ही कोड, अगर एक कोड जो है, एक कोड जो है, एक कोड जो है वो अपने आप को दो दफ़ा कॉल करे, अगर एक कोड जो है, एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन जो है वो अपने आप को, वो अपने आप को दो दफ़ा कॉल करे, तो पक्की बात है यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर बनेगा, वो ट्री रिकर्जन कहलाएगी। ठीक है जी। और उसे पिछले एग्जांपल में क्या था? यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन आर एफ है उसने सिर्फ अपने आप को एक दफ़ा कॉल किया, मतलब वो आर एफ के अंदर सिर्फ एक आर एफ नज़र आ रहा था। कॉल तो वो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स करेगा, लेकिन फंक्शन आर एफ के अंदर सिर्फ एक आर एफ नज़र आ रहा है। और इस वाले कोड में और किसमें, और इस वाले आर एफ में, इस वाले आर एफ फंक्शन के अंदर आपको दो आर एफ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, दो आर एफ फंक्शन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये असल में मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको एक फंक्शन में मल्टीपल, वही फंक्शन मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ नज़र आ जाए, तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो ट्री रिकर्सिव है। पक्की बात है, वो ट्री रिकर्सिव है, ये पक्की बात है। ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की? हम्म? हाँ 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 बिल्कुल। मैंने सिर्फ कहा है लिखे हुए, लिखे हुए को देख कितनी दफ़ा लिखा गया है। कॉल, कॉल को भूल जाओ, वो गलती से मैंने कह दिया। अगर आपको एक फंक्शन अपने आप को या उस फंक्शन के अंदर वही फंक्शन मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ आपको नज़र आ जाए, तो इसका मतलब वो ओरिजिनल वो फंक्शन है वो ट्री रिकर्सिव है, पक्की बात है। अच्छा, ब्रेक से पहले, मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ ब्रेक से पहले, ब्रेक से पहले, ब्रेक आ नहीं रही, बस असल में वो कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 3 नहीं है 4 है, यहाँ पे 2 नहीं है 1 है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 4, और यहाँ पे क्या आएगा? 1। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब प्रोग्राम जो है चलेगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो कौन सी लिस्ट पहले बनेगी? 4 1 वाली लिस्ट पहले बनेगी या 3 2 वाली लिस्ट पहले बनेगी? 4 1 लिस्ट पहले बनेगी ना। कोड में आओ यहाँ पे, क्योंकि SP1 आपने पहले लिखा है इसलिए। तो 4 1 वाली लिस्ट पहले बनेगी और 4 1 वाली लिस्ट का सम भी पहले आएगा। 4 1 लिस्ट पहले बनेगी और 4 1 लिस्ट का सम भी पहले आएगा, ये भी याद रखना है।
ठीक है, और 3 टू लिस्ट बाद में बनेगी और उसका सम जिन की तरफ से बाद में आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे SR2 आपने बाद में लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि ट्री रिकर्जन में लेफ्ट मोस्ट ब्रांच पहले सॉल्व होता है। लेफ्ट मोस्ट ब्रांच पहले सॉल्व होता है ट्री रिकर्जन में। लेफ्ट मोस्ट, आपका लेफ्ट है ना, मैं आपके लेफ्ट की बात करूं। ट्री रिकर्जन में लेफ्ट मोस्ट ब्रांच पहले सॉल्व होता है। और यकीनन आपने थ्योरी में भी ये एग्जांपल देखी होगी, फिबोनाची सीरीज जब आपने की थी। फिबोनाची सीरीज में भी जब आपने सॉल्व किया था उस सीरीज को, तो पहले लेफ्ट हैंड वाली जो ब्रांचेस थे, लेफ्ट हैंड वाली जो चीज़ें थी वो सॉल्व हुई हैं फिबोनाची सीरीज में। किया है कि नहीं किया? किया ना? अच्छा, ये वो एक अलग बहस है कि समझ आई कि नहीं आई, लेकिन की है आपने, तो उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट ब्रांच जो है वो पहले सॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यानी मुझे फोर वन का आंसर क्या है, 5। मुझे इसका आंसर पहले मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा गौर देखो, अब बाकी आपको ब्रेक मिल जाएगी इस बात के बाद। ये यहाँ पे भी 4-1 है। यहाँ पे आपने 4-1 का आंसर निकाल लिया है। यहाँ पे 4-1 का आंसर आप निकाल चुके हो। अब कंप्यूटर क्या करेगा, दोबारा इस 4-1 पे आएगा, उसको स्प्लिट करेगा, फिर सम फाइंड करेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कंप्यूटर को ये करने की ज़रूरत है? क्या कंप्यूटर को मज़ीद टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि 4-1 का सम आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। 4-1 का सम आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, देन वाई बॉदर टू फोर्स द कंप्यूटर टू अगेन स्प्लिट द लिस्ट एंड फाइंड द सम? क्यों, आप क्यों कंप्यूटर पे बोझ डालना चाह रहे हो? तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि पहले इस लिस्ट को सॉल्व करें। आंसर 5 आ गया, इसको कहीं स्टोर कर दें। इसको कहीं स्टोर कर दें, कहीं स्टोर कर दें, ठीक है, कहीं वेरिएबल या किसी और चीज़ के अंदर। और फिर जब इसका सम फाइंड करने की बारी आए तो सिंपल, जिस कमरे में आपने वो 5 स्टोर किया, वो उस कमरे से इस 5 को बाहर निकाल दे और यहाँ पे डाल दे, और फिर 5 + 5 करके 10 10 और रिटर्न बैक कर दे ओरिजिनल जो। यही मैं कह रहा हूँ, आप भूल जाओ, आप इस बात की फिक्र ना करो कि कैसे पता चलेगा, कहाँ स्टोर करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेमोइजेशन। MEMOIZATION, मेमोइजेशन इसको कहते हैं। और स्टोर कहाँ करेंगे? मैंने अभी क्या कहा था, कमरे में स्टोर करेंगे, लेकिन हम कमरे में नहीं बल्कि डिक्शनरी के अंदर स्टोर करेंगे। ये नेक्स्ट वीक का टॉपिक होगा हमारा। जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मेमोइजेशन जो है वो भी डाल दूँ आपके लैब के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, मेमोइजेशन पढ़ी है आपने यानी थ्योरी में? चलो, मेमोइजेशन, MEMOIZATION, मेमोइजेशन। मेमोराइजेशन ही, मेमोआइजेशन, MEMOIZATION, मेमोइजेशन। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ, देख के बताओ, मेमोराइजेशन का क्या फ़ायदा है? टाइम ज़ाया नहीं होगा, टाइम बच जाएगा, कोड विल रन फास्टर। ये फ़ायदा थी मेमोराइजेशन का। ठीक है, समझ आ गया आपके पास में? ओके जी, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक फंक्शन लिखो, राइट अ फंक्शन which returns the number of vowels in a string। तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है उसमें एप्पल लिखा हुआ है। सो आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ vowels in this string using a recursive function। ओके जी, सो सेम 6 स्टेप्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, convert the problem into the, or in other words, determine the simplest but similar version or form
ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है, उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। तो इसका सिंपलेस्ट वर्जन क्या होगा, जिसका सोल्यूशन आपको पता है, जिसका सोल्यूशन इमीडिएटली नोन है। एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि आप इस स्ट्रिंग को एक ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें जिसमें एक ही कैरेक्टर हो और इसका सोल्यूशन भी इमीडिएटली नोन है। वो कैसे? आप इस कैरेक्टर को देखो, ठीक है, और अगर ये कैरेक्टर, अगर ये वॉवल है तो काउंट करो, वरना ना करो। ठीक है, इमीडिएटली नोन है, एक ही कैरेक्टर है, उसको काउंट करना इजी है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई कैन सेफली से दैट दिस इज़ माई बेस केस। ये मेरा बेस केस क्यों है, ये मेरा सिंपलेस्ट वर्जन क्यों है, क्योंकि इसका सोल्यूशन इमीडिएटली नोन है। एक ही कैरेक्टर है, अगर वो वावल है तो मैंने वन वन जो है वो रिटर्न बैक करना है। अगर वो नहीं है कैरेक्टर तो ज़ीरो रिटर्न बैक करना है बस। काउंट करो वरना ना करो, ये इसका मतलब है। ओके, लो स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में सोल्यूशन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, वो आपने बता दिया यहाँ पे। अगर सिंपलेस्ट प्रॉब्लम में, ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि उसको उठा के देखो, अगर वो वॉवल है तो उसको काउंट करो वरना ना करो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक स्ट्रिंग देता हूँ और आपसे पूछता हूँ, और उस स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर है, और मैं आपसे कहता हूँ कि उसमें नंबर ऑफ़ वॉवल्स जो हैं वो काउंट करके बताओ कितने हैं। अगर एक स्ट्रिंग है उसमें ई है, सिर्फ ई लिखा हुआ है, तो और मैं आपसे कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ वॉवल्स जो है वो काउंट करके बताओ कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 1 होगा। और फ़र्ज़ करें इस स्ट्रिंग के अंदर ई नहीं है, कुछ और है, से पी है, और मैं आपसे कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ वॉवल्स कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ज़ीरो है। सो सोल्यूशन जो है वो इमीडिएटली नोन है, या तो 1 है या ज़ीरो है, इमीडिएटली नोन है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई कैन सेफली से दैट दिस इज़ माई बेस केस फॉर दिस प्रॉब्लम। दिस से क्या मुराद, यानी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक ही कैरेक्टर हो, दिस कैन बी या दिस शुड बी द बेस केस फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 भी हो गया, स्टेप नंबर 1 भी हो गया। स्टेप नंबर 3 में फिगर आउट द वे टू रीच टू दिस सिंपलेस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉब्लम। सो ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो ये है, दिस इज़ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। क्या करूं जिससे, इसके साथ क्या करूं जिससे मैं एक कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग तक पहुंच जाऊं। पांच वाली पांच कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग तक पहुंच जाऊं, मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, एक एक एलिमेंट जो है बाहर निकालना पड़ेगा। पहले ए को निकालूं, फिर पी को निकालूं, फिर पी को निकालूं, फिर एल को निकालूं। सो रिमूव, आपका जवाब क्या होगा? रिमूव वन एलिमेंट एट अ टाइम। रिमूव वन एलिमेंट एट अ टाइम। स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है? ओरिजिनल प्रॉब्लम है लेवल 1 के ऊपर, आपने ओरिजिनल प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर। तो स्मॉलर प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका जवाब है स्टेप नंबर 3 में, रिमूव वन एलिमेंट। तो इसमें से एक एलिमेंट को, एक कैरेक्टर को रिमूव कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा? पी पी एल ई, और एक ए बच जाएगा। ए को रिमूव करो, उसको साइड पे करो, बाकी बच गया पी पी एल ई। सो दिस विल बी योर स्मॉलर प्रॉब्लम। ये आपका होगा स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये लेवल 2 के ऊपर है, आपने एक लेवल कम पे आना है और उसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट। स्टेप नंबर 5 पे क्या है? स्टेप नंबर 5 पे आपने स्मॉलर प्रॉब्लम जो है वो एक जिन को देना है, एक जिन को देना है, और अज्यूम करना है कि ये जो जिन है ये करेक्टली नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करके वापस कर देगा। सो नंबर ऑफ वॉवल्स पीपीएलई में कितने हैं, स्मॉलर प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं? 1। तो अज्यूम करें कि जिन ने करेक्टली 1 जो है वो आपको रिटर्न बैक किया। तो अब आपने क्या करना है?
इस आंसर को एक वेरिएबल एस आर में स्टोर करना है करो, नहीं करना ना करो, इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। स्टेप 6, लास्ट लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या है, आपने जिन की तरफ से आने वाला आंसर और जो लेफ्ट ओवर लेफ्ट ओवर पार्ट का जो सोल्यूशन है, लेफ्ट ओवर पार्ट का सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को और जिन की तरफ से आने वाले सोल्यूशन को इस तरह से कंबाइन करना है जिससे आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक दो, इसमें टू वॉवल्स है, इसमें टू वॉवल्स है, ठीक है। सो मुझे टू चाहिए आंसर में, मुझे टू चाहिए। लेफ्ट ओवर पार्ट का सोल्यूशन क्या है? अब अगर लेफ्ट ओवर पार्ट में एक कैरेक्टर है, लेफ्ट ओवर पार्ट में एक कैरेक्टर है, और अगर ये कैरेक्टर वॉवल है तो काउंट करो, वरना काउंट ना करो। तो अगर ये कैरेक्टर है तो मुझे वन मिलना चाहिए जवाब में, मुझे जवाब में वन मिलना चाहिए। और अगर ये वॉवल नहीं है तो मुझे जवाब में ज़ीरो मिलना चाहिए। तो ये वन या ज़ीरो को आपने जिन की तरफ से आने वाले वन के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड होने वाली चीज़ देखो, या वन हो सकती है या ज़ीरो हो सकती है। इस बात को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो वन कब होगा? जब ये कैरेक्टर वॉवल होगा। ज़ीरो कब होगा? जब ये कैरेक्टर वॉवल नहीं होगा। तो या तो ये वन इस वन के साथ ऐड होगा या ये ज़ीरो इस वन के साथ ऐड होगा, ठीक है। सो स्टेप नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो लेफ्ट ओवर पार्ट का सोल्यूशन और जिन की तरफ से आने वाला सोल्यूशन, उनको कंबाइन करना है ताकि आपको जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। सो प्लस क्यों किया? प्लस इसलिए किया कि फ़र्ज़ करें ये कैरेक्टर जो है वॉवल है, तो मेरे पास आ गया वन। तो इस वाले वन को इस वाले वन को आपस में कैसे कंबाइन करूं जिससे टू मिल जाए? वो है इन इन दोनों को सिंपली ऐड करना है, दैट्स इट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा, डिवाइड क्यों नहीं लिखा, या कुछ और क्यों नहीं किया, हमने प्लस क्यों किया, ये आपको समझ आ गई होगा। अब चलते हैं कोड की तरफ। अब इसको कोड करते हैं, इसको कोड करते हैं। सो डिफाइन आर एफ, इसके अंदर प्रॉब्लम लिखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लिखूंगा यहाँ पे एस एस स्ट्रिंग APPLE। इस स्ट्रिंग के अंदर वॉवल फाइंड करना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम इज़ द स्ट्रिंग इफ़ बेस केस। व्हाट इज़ द बेस केस? यानी इफ़ के साथ क्या, इफ़ के अंदर यानी इस वाले डैश में क्या लिखूंगा? एक ऐसी कंडीशन जिससे कंप्यूटर को पता चल जाए कि बेस केस जो है वो आ चुका है। तो पिछले स्लाइड में देखो, बेस केस आपने क्या कहा था? एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक एलिमेंट हो। तो कंप्यूटर को कैसे बताऊं कि आप यानी कंप्यूटर एक ऐसी स्ट्रिंग पे पहुंच गया है जिसका जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है? सिंपली लेंथ कैलकुलेट करो। सो इफ़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू वन, यानी बेस केस जो है वो पहुंच गया है। अगर कंप्यूटर जो बेस केस पे पहुंच जाए तो क्या करें? रिटर्न करें, रिटर्न करें डैश। इस वाले डैश में क्या लिखना है? सोल्यूशन टू द बेस केस। अब बेस केस का सोल्यूशन क्या है? बेस केस का जो सोल्यूशन जो है वो आपने यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे ये सोल्यूशन है। अगर वावल है तो काउंट करो, अगर यानी इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर, तो यहाँ पे मुझे इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ इसके अंदर अगर, अगर बेस केस क्या है? एक ऐसा स्ट्रिंग, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो। तो उस एलिमेंट को कैसे एक्सेस करूँगा? स्ट्रिंग का नाम लिख के और इंडेक्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम एस एंड इंडेक्स। तो इफ़ एस ज़ीरो वॉवल है, इफ़ एस ज़ीरो इन AEIOU, if S0 in AEIOU,
ये याद करो, ये उसी तरह की एग्जांपल है जिस तरह की मैंने पहले बताई थी आपको, फॉर एक्स इन यू ई टी। ये उस तरह की एग्जांपल है। प्रिंट एक्स, यू पहले आएगा एक्स के अंदर, फिर यू प्रिंट होगा, फिर ई आएगा। ठीक है, तो इफ़ एस ज़ीरो इन ए ई आई ओ यू का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से ये पूछ रहे हो कि आप एस के अंदर आप इस वाले एलिमेंट को इस स्ट्रिंग में मौजूद हर कैरेक्टर के साथ कंपेयर करो। तो अगर ये वाला ई इस स्ट्रिंग के अंदर है तो कंडीशन को क्या कर दो, ट्रू कर दो। और अगर ये वाला ई इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो कंडीशन को क्या कर दो, फॉल्स। ठीक है, सिंपल। सो इफ़ एस ज़ीरो इन ए ई आई ओ यू, तो क्या रिटर्न बैक करें यहाँ पे? अगर ये वॉवल है तो काउंट करो, काउंट करो। कितना काउंट करूँ? वन, ओनली वन। सो रिटर्न वन। एल्स, अगर ये जो एक कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग है ये वॉवल नहीं है, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? मैं आपसे पूछूं कि एक कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग है उसमें कोई वॉवल नहीं है, तो हाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वॉवल्स इन दैट स्ट्रिंग? आपका जवाब क्या होगा? ज़ीरो। सो रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, सिंपल। तो ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। सो इफ़ वाला पार्ट कंप्लीट, याद करो। यहाँ पे एल्स की बॉडी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपने दो पार्ट्स कंप्लीट करने, एक इफ़ की बॉडी और एक एल्स की बॉडी। इफ़ की बॉडी का ताल्लुक स्टेप वन टू के साथ है और एल्स की बॉडी का ताल्लुक थ्री फोर फाइव सिक्स स्टेप्स के साथ है, और मोर प्रिसाइसली स्टेप फोर फाइव एंड सिक्स के साथ। सो इस आई के नीचे बिल्कुल एल्स लिखूंगा, और फिर स्मॉल प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल प्रॉब्लम इज़, दिस इज़ द स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम को मैंने कैसे, ये मतलब ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, उसको स्मॉलर प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ पाइथन में? सिंपल, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करके, एस वन कॉलन, डेट्स इट, ख़त्म। तो द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन मस्ट बी एज जनरल एज पॉसिबल। फिर स्मॉल रिजल्ट क्या होगा? एस आर इज इक्वल टू रिकर्सिव फंक्शन आर एफ ऑन एस पी। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न, और जो ओवरऑल रिजल्ट है आर इज इक्वल टू जिन की तरफ से आने वाला आंसर एस आर के अंदर स्टोर्ड है, वन एस आर के अंदर गया है, तो एस आर प्लस ये वाला प्लस प्लस समथिंग ओवर हियर। ठीक है, वो समथिंग वन हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है, जो लेफ़्ट ओवर स्ट्रिंग है, उसमें एक ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो या तो ये क्वेश्चन मार्क वन हो सकता है या ये क्वेश्चन मार्क ज़ीरो हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वन या ज़ीरो को एक नए वेरिएबल आर वन में स्टोर करूँगा, आर वन में। ठीक है, तो वन या ज़ीरो कैसे आएगा? इसको देखते हुए, इस आर्गुमेंट को देखते हुए, तो अगर ये कैरेक्टर वावल है, कौन सा कैरेक्टर? ये वाला, जो पहला कैरेक्टर है स्ट्रिंग का। सो इफ़, यानी यहाँ बीच में मुझे लिखना पड़ेगा, इफ़ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए है, वो कैसे एक्सेस करूँगा? एस ज़ीरो लिख के। इफ़ एस ज़ीरो इन ए ई आई ओ यू, देन क्या करें? रिटर्न वन, रिटर्न वन, एल्स रिटर्न, ओ सॉरी, एक गलती हो गई, यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आर वन लिखेंगे। आर वन इज इक्वल टू वन, एल्स आर वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स इट। ठीक है, और फिर आर वन जो है वो आप यहाँ पे लिख दें, आर वन, और यहाँ पे आप लिख रिटर्न आर वन, दैट्स इट, ख़त्म। यू आर डन विद द कोड। ठीक है, सो दिस इज द रिकर्सिव कोड टू फाइंड द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ, लास्ट प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि I want to find the product of two numbers 5 and 4.
सो दिस इज़ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। अब मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहता हूँ, बेस केस फाइंड करना चाहता हूँ। स्टेप 1, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट शक्ल क्या हो सकती है जिसका आंसर इमीडिएटली नोन हो। तो अगर आप गौर से देखें, वन पॉसिबल सोल्यूशन इज़, आप 5 और 4 का प्रोडक्ट फाइंड ना करो बल्कि 5 और 1 का प्रोडक्ट फाइंड करो, क्योंकि मुझे पता है कि इस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो इमीडिएटली नोन है। मैं 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मुझे आंसर में वही नंबर मिलेगा। 1 को m के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे m मिल जाएगा। सो नाउ आई कैन सेफली से दैट दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है, सो स्टेप 1 क्या है, सिंपलेस्ट वर्जन आपने डिटरमिन करनी है, और वो क्या है, वो है ये 5,1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, यानी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में जिसमें 5 है और एक 1 है, 5 को 1 के साथ या m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर मिलना चाहिए, m मिलना चाहिए। तो द सोल्यूशन इज़ m। ठीक है, सोल्यूशन इज़ m, क्योंकि 5 जो है वो मैं m के अंदर स्टोर करूँगा, 5 को मैं m के अंदर स्टोर करूँगा, 4 को मैं n के अंदर स्टोर करूँगा। ठीक है, तो सोल्यूशन इज़ m कंप्लीट। Step number 3, figure out the way to go from this problem to this problem, from original problem to simplest problem। ये simplest problem है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 के साथ कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 के साथ क्या काम करूँ जिससे मुझे 1 मिल जाए। वेरी सिंपल, आप क्या करें, 4 में से 1 निकाल दें, 3 बन जाएगा, 3 में से 1 निकाल दें, 2 बन जाएगा, 2 में से 1 निकाल दें, 1 बन जाएगा। ये देखें, आप अल्टीमेटली 4 से 1 तक पहुँच रहे हैं। कैसे, बारी बारी 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो 1 तक आप पहुंच जाएंगे। तो 4 जो है वो n के अंदर है, तो n में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो और रिपीटेडली करूंगा, n में से एक सब्ट्रैक्ट रिपीटेडली करूंगा तो मैं 1 तक पहुंच जाऊंगा अल्टीमेटली, कभी ना कभी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 का आंसर भी हो गया। स्टेप नंबर 4, आप लेवल 1 के ऊपर खड़े हैं, लेवल 1 पे हैं, मैंने लेवल 2 पे जाना है। लेवल 2 पे कैसे जाऊंगा, मुझे स्टेप 3 को देखना पड़ेगा, n में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर ये n है, 4 है, तो 4 में से 1 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा आंसर, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ माई स्मॉलर प्रॉब्लम, दिस इज़ माई स्मॉलर प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 4 कंप्लीट। स्टेप नंबर 5, गिव दिस स्मॉलर प्रॉब्लम टू अ जिन एंड अज्यूम द जिन रिटर्न्स बैक द करेक्ट आंसर। तो 5 और 3 ये दो नंबर्स दे दो, और वो इनका प्रोडक्ट सही कैलकुलेट करके आपको रिटर्न बैक करे, ये आपने एज्यूम करना है, और वो आपने स्टोर करना है वेरिएबल एस आर के अंदर। ठीक है, नाउ द सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज़ 20, बिकॉज 5 × 4 क्या है, 20 है। जिन की तरफ से आने वाला आंसर 15 है। ठीक है, 15 के साथ क्या काम करूं जिससे, अब देखो लेफ़्ट ओवर पार्ट कोई भी नहीं है मेरे पास, लेफ़्ट ओवर पार्ट कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग को स्लाइस नहीं किया या लिस्ट को स्लाइस नहीं किया, मेरे पास लेफ्ट ओवर पार्ट है ही नहीं। तो ना आई हैव टू फिगर आउट सम वे टू गेट टू 20। तो 15 के साथ मैं क्या काम करूँ जिससे मुझे 20 मिल जाए, वेरी सिंपल, 5 ऐड कर लें, और 5 किसके अंदर स्टोर्ड है, m। तो एस आर को आपने किसके साथ ऐड करना है, m के साथ। स्टेप नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस प्रॉब्लम को कोड करना है। कोड कैसे करें, यहाँ पे करते हैं, डिफाइन आर एफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज I have two numbers m, n। So problem is m, n। I have two numbers जिनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर मैं m और n लिखूंगा, m सेपरेटेड बाय अ कॉमा, m एंड n बोथ सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, माय प्रॉब्लम इज दिस। और वैसे भी ये गिवन होगा स्टेटमेंट के अंदर, अगर आपको ये ना पता चल रहा हो ना कि प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट है या स्ट्रिंग है, प्रॉब्लम कुड बी अ लिस्ट, इट कुड बी अ स्ट्रिंग, कुड बी अ डिक्शनरी, इट कुड बी टू नंबर्स, मल्टीपल आर्गूमेंट्स हो सकते हैं।
वो आप सेफली जो है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट से देख लें, आपको पता चल जाएगा। सो इफ़ बेस केस क्या है, बेस केस इज़ दिस, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो इस बॉक्स पे आ गया। इस बॉक्स में 5 था, इसमें भी 5 ही है। यहाँ पे 4 था लेकिन यहाँ पे 1 है। दिस थिंग डिफ्रेंशिएट्स दीज टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैं बेस केस पे पहुँच गया हूँ, जब n की वैल्यू 1 हो। सो इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 यानी मैं बेस केस पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। 5 तो 5 ही रह रहा है, 5 चेंज ही नहीं हो रहा। सो इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, फिर रिटर्न बैक m, return back m, the solution to the base case. else स्मॉल प्रॉब्लम इज इक्वल टू डैश। अब मैं स्मॉल प्रॉब्लम नहीं लिखूंगा, मैं ज़रा कंबाइन करके लिखूंगा। एल्स जो स्मॉल रिजल्ट है वो किसके बराबर है, वो है बराबर रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन एंड द स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है, 5,3, 3 क्या है n-1, 5 क्या है m। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा m, n-1। नाउ व्हाट इज r, r इज इक्वल टू एस आर प्लस एम, एम प्लस एस आर, और यहाँ से रिटर्न आर कर दें, यू आर डन विद द प्रॉब्लम, ख़त्म। ठीक है जी। सो इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, इन तीनों लाइंस को कंबाइन करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिटर्न रिटर्न एम प्लस रिकर्सिव फंक्शन आर एफ m, n-1, फिनिश। सो इन तीन लाइंस की जगह पे आप सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिख दें एल्स की बॉडी के अंदर, यू आर डन। थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है, ओके लैब मैनुअल में आपने आना है और यहाँ पे ये डाउनलोड द UCB.py फाइल, इसको क्लिक करें, यहाँ से डाउनलोड करें और डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड्स में चले जाएं। ये UCB.py वाली फाइल आ गई है, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से कॉपी, और फिर किधर गया, स्पाइडर भी ओपन करना पड़ेगा, इसमें भी 1 घंटा लग जाएगा ओपन करने में। चलो ऐसे ही कर लें, ठीक है। ओके सो एग्जाम्पल वन का कोड, डिफाइन आर एफ कैपिटल एल लिस्ट इफ इफ लेंथ ऑफ द लिस्ट एल, ये नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, इफ लेंथ ऑफ द लिस्ट एल इज इक्वल टू 1, रिटर्न कैपिटल एल ज़ीरो ज़ीरो, एंड एल्स स्मॉल प्रॉब्लम इज इक्वल टू कैपिटल एल की स्लाइसिंग 1, और स्मॉल रिजल्ट क्या है, स्मॉल रिजल्ट एस आर इज इक्वल टू रिकर्सिव फंक्शन आर एफ एस पी, और उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट आर इज इक्वल टू एल ज़ीरो प्लस एस आर, और रिटर्न रिटर्न आर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, प्रिंट, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न बैक कर रहा है ना, तो प्रिंट में डालना पड़ेगा उसको। प्रिंट प्रिंट रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और इसके अंदर लिस्ट देनी पड़ेगी हमें, 4,1,3,2, एंड इसको चला के देखते हैं, ये 10 आंसर आ गया। ठीक है, इसको चेंज करके देख लेते हैं, 5 तो 15 आंसर आना चाहिए, ये आ गया 15। ठीक है, ये देखें, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सही काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये दिखाना नहीं था मैंने, बल्कि कुछ और दिखाना था। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो PWD सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर PC फोल्डर। यहाँ पे आओ, डाउनलोड, इस फाइल को कॉपी करो, दिस PC सी ड्राइव यूज़र फोल्डर PC फोल्डर, यहाँ पे जाके UCB.py फाइल को पेस्ट कर दो, ये ऑलरेडी पेस्टेड है, UCB.py वाली फाइल ऑलरेडी पेस्टेड है, आपने करना है ये काम घर जाके। फिर उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे टॉप पे आपने लिखना है फ्रॉम यूसीबी इंपोर्ट ट्रेस ट्रेस, और फंक्शन जो रिकर्सिव फंक्शन है उसके बिल्कुल ऊपर आपने लिखना है ट्रेस एट ट्रेस, बस ये आपने लिखना है, ठीक है जी। और फिर इसको रन करके देख लो, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको नज़र, यहाँ पे मैं इसको जूम नहीं कर सकता क्योंकि कंट्रोल कंट्रोल वाली की इसके ऊपर ख़राब है, इसलिए मैं जूम नहीं कर सकता। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिकर्सिव फंक्शन है 4 1 3 2 5, वो ब्रेक डाउन हुआ 1 3 2 5 में, वो 4 सेपरेट हो गया ना, याद करो ज़रा, 4 सेपरेट हो गया था। फिर 1 3 2 5 वाली लिस्ट जो है ब्रेक डाउन होकर 3 2 5 हो गया, 3 2 5 वाली लिस्ट ब्रेक डाउन होकर 2 5 हो गया, 2 5 वाली लिस्ट ब्रेक डाउन होकर 5। बेस केस पे पहुंच गए। जब आप बेस केस पे पहुंच गए, आंसर इमीडिएटली नोन है, तो प्रोग्राम ने क्या किया, वही एलिमेंट रिटर्न बैक किया। ये एरो का क्या मतलब है कि यहाँ पे अब फंक्शन ने रिटर्न बैक करना शुरू कर दिया 5। सो 5 इज रिटर्न बैक, 5 का आंसर 5 है तो 5 + 2 क्या है 7, 2 5 का आंसर 7 है तो 7 + 3 क्या है 10, 3 2 5 का आंसर है 10 तो 10 + 1 क्या है 11, 11 जो है वो आंसर है 1 3 2 5 का, तो 11 + 4 क्या बनेगा 15, और फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल गया 15 मिल गया। ठीक है, तो ट्रेस यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप रिकर्सिव कॉल्स को ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि हो क्या रहा है अंदर। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि पाइथन ट्यूटर में जाके उसको चला के देखें, वो भी एक ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। रिकर्सिव कॉल को देखना, उसकी रिटर्न वैल्यूज़ को देखना, जो रिकर्सिव फंक्शंस हैं वो क्या वैल्यू रिटर्न बैक कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल जो है वो क्या आर्गूमेंट पास कर रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं ट्रेस यूज़ करके, TRAC ट्रेस यूज़ करके, किसी फंक्शन के लिए। लेकिन रिकर्जन के लिए हम, हाँ रिकर्जन के लिए होगा, आप सही कह रहे हो, रिकर्जन के लिए होगा, वो कोड सिर्फ रिकर्जन के लिए चलेगा। ट्रेस के अंदर, यूसीबी के अंदर जो फाइल है, यूसीबी फाइल के अंदर जो कोड है वो सिर्फ रिकर्जन के लिए चलेगा। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो ट्रेस वाला काम भी हो गया, सारा काम हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया, ये करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट मैंने कर दिया आपके लिए। 30 मिनट लगा के, 20 मिनट लगा के ये क्वेश्चन जो है, बस ये आपका काम है घर जाके ये प्रिंट द डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस रह गए, 4 5 6 एंड 7, ये सारे के सारे वेरी सिमिलर हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ होने हैं। ठीक है, यस सर नहीं करना, बल्कि अभी जो थोड़ा बहुत टाइम रह गया है इसमें कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। मैं आपके पास आ रहा हूँ कोड नंबर 1 और कोड नंबर 2 को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, स्टार्ट कर सकते हैं आप।